It's a rousy welcome. Can you halla galla? We send speaker, Mr. Priyapad Sanita Kamare. I am going to deliver few things to you जो आपके काम आने वाला है. Friends, इस बिजनेस में आकर जो सबसे बड़ी समस्या आदमी की होती है वो ये होती है कि शुरू होने के साथ ही वो कैसे काम शुरू करे, क्या करे. हर नया आदमी यही सबसे पहले सोचता है और उसकी इसी सोच को जिन लोगों ने भी जो उसके लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में है, उनके स्पॉन्सर, उनके ग्रोइंग अपलाइन, उनको कंफर्टेबल बनाकर शुरू के 3 महीने में निकाल देते हैं, उन लोगों का बिजनेस बहुत बड़ा हो जाता है. आज आपके साथ थोड़ी सी उन सब चीजों की चर्चा करेंगे. एक फ्लो डायग्राम की बात करेंगे जिससे आप समझ सकें, और उससे भी ज्यादा सच बोलूं तो आज मन की बातें करूंगा कि वो कौन सब ऐसी चीजें हैं जो आपके बिजनेस में आपको बहुत ऊंचा ले जाएंगी, आपकी डायमंडशिप को भी दिलाएंगी. लेकिन सबसे पहले शुरुआत वहां से, वो अटल जी की कविता से, वहीं से फिर से शुरुआत करूंगा कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं. अभी इस सेशन में भी एक नया गीत आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा जिसको आप समझें और आप उसको इंप्लीमेंट करें. कोई भी शख्सियत इस बिजनेस में आकर शुरू करना चाहे तो उसके दिमाग में 2-3 चीजें बहुत स्पष्ट होनी चाहिए. वो जब शुरू किया है उसका स्टेटस क्या है, हु विल सपोर्ट हिम, व्हाट इज द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रिट वर्ल्ड वाइड. एक नया आदमी आता है तो जिसने उसको स्पॉन्सर किया उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए, ब्रिट वर्ल्ड वाइड उसको कैसे सपोर्ट करेगा, वो आगे कैसे बढ़ेगा. दिस इज कॉल्ड 4-वे रिलेशनशिप. वो समझना उसको चाहिए. फिर उस नए आदमी को बताने का है कि आज अगर तुमने शुरुआत की है तो कैसे अच्छे से शुरुआत करोगे, क्या इस बिजनेस का सिलेबस है, क्या क्या चीज तुमको समझना है, जानना है, जिससे तुम बिजनेस आगे कर सकते हो. मैं हमेशा किसी भी बात को करने के पहले हमेशा बोल देता हूं कि इस बिजनेस में भी जैसे 10th का, बोर्ड का, +2 का, किसी एग्जाम का एक सिलेबस होता है, इसका भी एक सिलेबस है. जिस सिलेबस को ठीक से अगर आपने समझ लिया तो बिजनेस आपका बदल जाएगा. सिलेबस में 5 ही चैप्टर हैं और उसी 5 चैप्टर को जानना है. द फर्स्ट चैप्टर इज दैट इज प्रॉपर गेटिंग स्टार्टेड. किसी आदमी की अच्छी से शुरुआत करा दो भाई. अच्छी शुरुआत की क्या परिभाषा और व्याख्या होती है फिर आगे की बात. अच्छे से उसकी शुरुआत करा दो. दूसरा चीज, जब उसकी शुरुआत करा दो तो उसको हेल्प करो उसकी एक बड़ी टीम बन सके. दूसरा चैप्टर है 4 बेसिक स्टेप्स. 4 बेसिक स्टेप से वो आदमी जब अच्छी शुरुआत कर लेगा तो उसकी एक टीम बनेगी, लोग सब आएंगे, बहुत सारे लोग बिजनेस में आएंगे जो छोटे छोटे टर्नओवर करने के लायक होंगे, जिससे उसका एक बड़ा टर्नओवर बनेगा. उस 4 बेसिक स्टेप्स को ठीक से समझने का है, जिसमें लिस्ट बिल्डिंग पहला सब चैप्टर है, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट दूसरा सब चैप्टर है कि पहले लिस्ट बनाओ, फिर लोगों से संपर्क करो, उसको इनवाइट करो. फिर तीसरा सब चैप्टर है उसमें शो द प्लान, प्लान दिखाओ. फिर चौथा चैप्टर है, सब चैप्टर है उसी 4 बेसिक में, फॉलो अप, उसकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करो. प्लान देखने के बाद उसके मन में क्या शंका है, क्यों वो शुरू नहीं कर पा रहा है, क्या दिक्कतें उसको आ रही हैं, उन सब दिक्कतों को देखो और उसकी एक अच्छी शुरुआत करा दो. दैट इज कॉल्ड 4 बेसिक स्टेप्स. वो दूसरा चैप्टर है. जब आदमी बहुत सारे लोग आ जाएंगे ग्रुप में तो उनको ऑर्गेनाइज करना होगा, उनको सस्टेन्ड बिजनेस कराना होगा. एक शब्द होता है इसको कहते हैं क्राउड और एक शब्द होता है इसको कहते हैं टीम. बहुत सारे लोग आ जाएंगे 4 बेसिक स्टेप्स करके, लेकिन वो क्राउड होंगे, उनको टीम में कन्वर्ट करो. देयर इज डिफरेंस बिटवीन क्राउड एंड टीम. बहुत सारे लोग एक जगह जुट गए तो क्या वो ग्रो कर जाएंगे? नहीं. सिनेमा हॉल में 2000 लोग एक साथ होते हैं, किसी बड़ी जनसभा में 5000 लोग, 10,000 होते हैं, लेकिन वो क्राउड होते हैं, सब अलग जगह से आए हुए, अनकंट्रोल्ड होते हैं, डायरेक्शंस अलग अलग होता है, सबके कॉमन गोल नहीं होते हैं, सबका तरीका अलग होता है, कोई ट्रेंड नहीं होते हैं. दे आर कॉल्ड क्राउड. वो 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए किसी टेम्पररी चीज को देखने गए, फिल्म को देखने गए, क्राउड है वो. लेकिन टीम किसको कहते हैं? कंट्रोल्ड होते हैं, जो जिनका एक डायरेक्शन होता है, जिनके कॉमन गोल्स होते हैं, जो ट्रेनिंग लेते हैं, वो टीम होती है. दैट इज डिफरेंस बिटवीन क्राउड एंड टीम. और टीम जीतती है, क्राउड नहीं. टीम के गोल्स होते हैं, क्राउड के गोल्स नहीं होते हैं. तो क्राउड से टीम बनानी है,
उसके लिए क्या है तीसरा चैप्टर 9 कोर स्टेप्स। 9 कोर स्टेप्स आपको मदद करेगा क्राउड से टीम में बदलने के लिए। दैट विल गिव यू ए कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट अप्रोच इन योर बिजनेस, fulfilling all those parameters through which a person can make himself a proper and the crowd will be converted into a team। तो वो है आपका तीसरा चैप्टर। चौथा चैप्टर है आपसे इस पूरे बिजनेस में कुछ गलतियां होंगी, उन गलतियों को सुधारने की जरूरत है। लेकिन उन गलतियों को आप सुधारेंगे कैसे, आपको पता कैसे? मनुष्य तो मनुष्य है, देवता है नहीं। वो बहुत सारी गलती इस बिजनेस को बिल्ड करने में करेगा। तो जब गलतियां करेगा तो गलतियों को रोक तो नहीं सकते, लेकिन कुछ गलतियों की पहचान कर सकते हैं। जो गलतियां करेगा ही करेगा, कोई नई गलती करे तो पता नहीं, जो करेगा ही करेगा और जिससे सबसे ज्यादा हार्म है उसको नहीं करना है। और उसी के लिए चौथा चैप्टर बन गया, दैट इज 3 कार्डिनल रूल्स, कि भाई ये सब नहीं कीजिए, ये सब काम मत कीजिए, इससे तुरंत में आपको लॉस होगा, बहुत सारा डैमेजेज आपके बिजनेस में होगा। सो प्रिवेंट योर बिजनेस। तो ये चौथा चैप्टर है। और 5वां चैप्टर है कि जब आप बहुत काम कीजिएगा तो कमजोर भी होइएगा, आपको पावरफुल होना चाहिए, यू मस्ट बी पावरफुल। तो उसके लिए इंपावरमेंट प्रोग्राम है, उसके लिए 3 पावर्स आर देयर। 3 पावर्स हैं जिससे आप लगातार चार्ज होइएगा, बिजनेस कीजिएगा और आपका बिजनेस आगे बढ़ जाएगा। यही 5 चैप्टर्स हैं जिस 5 चैप्टर्स को सिलेबस में डाला गया है, और इसी को अगर आपने समझ लिया और आपने इस बिजनेस में उतार दिया तो आपका बिजनेस बदल जाएगा। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली दोस्त, मैं आपको सच बताता हूं, ये सब एक ऐसी किताब में है जिसका नाम है लॉन्चिंग योर फ्यूचर। यही है और कुछ नहीं है। इसके अलावा इस बिजनेस में चैप्टर जैसी कोई बात नहीं है, सब चीजें इसके बाद कोरोलरी है, उसी से निकाली गई व्याख्या है। अब इस चीज को हम जब काम करने के लिए उतरेंगे तो उस काम करने के लिए उतरने में एक फ्लो डायग्राम बनाकर देखेंगे। यू कैन कॉन्सुल विथ योर ग्रोइंग अपलाइन ऑल्सो, कि अगर हम एक किसी आदमी की ज्वाइनिंग कराएं और वहां से उसकी शुरुआत कराएं, फॉलोइंग ऑल दो चैप्टर्स, इन सब चैप्टर को फॉलो करते हुए, तो कैसे सक्सेसफुल होते चले जाएंगे। देयर इज ए फ्लो डायग्राम। मैं 5 मिनट में आपके साथ उसको भी शेयर कर लेता हूं, वो भी आपको समझ में आ जाए तो बढ़िया है। उस फ्लो डायग्राम का सबसे पहला सर्कल है कि कोई भी आदमी स्पॉन्सर हुआ, उसकी ज्वाइनिंग हुई। जैसे वो स्पॉन्सर हुआ, अब उसको तुरंत मदद की जरूरत है। जब तक कोई आदमी आपके नीचे कोई ज्वाइन नहीं किया है, चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे ही आपके नीचे किसी ने ज्वाइनिंग कर ली, बिजनेस में आ गया, चिंता की बात शुरू हो गई। असल कंसर्न तो किसी को स्पॉन्सर करने के बाद ही है, असल खेल तो उसके बाद ही शुरू होता है। तो जैसे ही कोई आदमी स्पॉन्सर होता है, सबसे पहले आप उसकी एक बढ़िया शुरुआत कराइए। उसको कहते हैं प्रॉपर गेटिंग स्टार्टेड। उसको कहते हैं प्रॉपर गेटिंग स्टार्टेड। किसी भी आदमी की अच्छी शुरुआत कराइए। अब इस अच्छी शुरुआत के बारे में बढ़िया से लिखा हुआ है, मैं डिटेल में जा नहीं सकता, लेकिन भागते हुए ही सही मैं कुछ बिंदु बता देता हूं। 5 ऐसी चीजें हैं जिनको अगर आपने डाला तो उसकी अच्छी शुरुआत हो जाएगी। देयर आर 5 बुलेट पॉइंट्स। फटाफट पहला बुलेट पॉइंट है कि विद इन 2 days, विद इन 48 आवर्स, 48 घंटे के अंदर में, विद इन 48 आवर्स आप उसके घर में जाके उसके बिजनेस की शुरुआत कराइए, जिसको किट ओपनिंग कहा जाता है, वो करा दीजिए। क्या मतलब हुआ? आप पति पत्नी कल शाम, परसों शाम अगर आज स्पॉन्सर किए हैं तो उसके यहाँ जाइए, जाकर बैठकर गपशप कीजिए, समय ले लीजिए और बैठ के कहिए, भाई इतने अच्छे बिजनेस, बड़े बिजनेस की शुरुआत हुई है, कुछ तो चाय पानी कराइएगा, मिठाई खिलाइएगा, एक मोहन भोग खिलाइएगा। उसके यहाँ जाइए, गपशप कीजिए। उसकी वाइफ अगर ठीक से नहीं समझी है, 2-4-10 मिनट में थोड़ा सा उसको प्लान का एक ओवरव्यू दीजिए, गपशप करके बताइए कितना अच्छा बिजनेस है, अपने अपलाइन का आइडेंटिफिकेशन कीजिए, कैसे वो बिजनेस में ग्रो किए, आज कहाँ हैं, थोड़ा ओवरव्यू, थोड़ी बातचीत। 1-1.5 घंटे उसके साथ बैठना है, गपशप करना है, और उस 1.5-2 घंटे में उनको ये एहसास करा दीजिए कि माय गुडनेस, ये सिर्फ एक फॉर्म भरना नहीं है, मैं तो एक बहुत अच्छे बिजनेस में आ गया हूं। और ये एहसास अगर आपने करा दिया तो उनके अंदर में एक बहुत बड़ा भाव चला जाएगा। दोस्त, कोई आदमी आज बिजनेस में शुरू करता है तो रजिस्ट्रेशन फ्री है, उसका एक आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ देता है, तो उसे उस कागज से लगता नहीं है कि वो किसी बड़े बिजनेस में आया है,
लेकिन अगर कोई आदमी उसकी गेटिंग स्टार्टेड के समय में ठीक से उसको सारी बातें समझा दिया तो उसे लगने लगता है ओ माय गॉड, आई हैव कम इन अ वेरी गुड बिजनेस। कोई नजदीक में बीबीएस है, सेमिनार है, ओपन मीटिंग, उसको प्रमोट कर लीजिए और 1.5-2 घंटे में आप उनके साथ गपशप करके इतना अच्छा माहौल बना लीजिए कि जब आप बाहर निकलिए तो उस शख्सियत को और कुछ समझ में आए या ना आए, उसको इतनी बात समझ में आ जाए कि भाई ये लोग बड़े अच्छे हैं। अच्छा हुआ इसी बिजनेस के बहाने इनसे दोस्ती तो हो गई, कम से कम इतना समझ ले, और अगर इतना भी वो समझ लिया तो आपका जॉब हो गया, योर जॉब इज डन, आई एम टेलिंग यू। लोग इसका महत्व नहीं समझते हैं। लोग ये नहीं समझते हैं कि कैसे एक नया आदमी बचता है, उसे पता नहीं है क्या होगा नहीं होगा कल को। लेकिन अगर आपके संबंधों की ऊष्मा उस तक पहुंच गई, गर्मी उस तक पहुंच गई, तो समझिए कि वो आदमी इतना जरूर समझ लेगा और बातें बदल जाएगी। लेकिन अब इसको लंबा मत खींचिए, 2-3 घंटे 4 घंटे मत बैठने लगिए उनके साथ बैठ के। अब उसी दिन सैम रनबर की कहानी और सारा डेली का प्रमोशन मत बता दीजिए, स्ट्रक्चर भी निकाल के डबल ईगल प्रोग्राम मत बता दीजिए। 11:15 बजे तक में पसीना बहाते हुए आप प्लान मत दिखाने लगिए। उसकी पत्नी सोचती रहेगी जाता क्यों नहीं है, खाना भी ठंडा हो गया है, क्या करे। मेक वेरी स्मार्ट, 1-1.5 घंटे में अपनी छाप छोड़ के वहां से निकलिए, उसी को कहते हैं अच्छी शुरुआत। दूसरी चीज, आप कुछ प्रोडक्ट ओवरव्यू दीजिए उनको। जिस बिजनेस में आए हैं वो प्रोडक्ट बेस्ड है, प्रोडक्ट ओवरव्यू दीजिए। 2 से 3 प्रोडक्ट का डेमो जरूर कर दीजिए, स्पेशली डेमो किट के साथ। और ये प्रोडक्ट ओवरव्यू देने में फिर बहुत सारी बातें मत बताइए, लेकिन थोड़ा सा पर्सनल केयर, थोड़ा सा होम केयर चर्चा करके बताइए, गपशप करके उनको बताइए, उनको इतना हल्का करके बताइए कि कोई बड़ी बात नहीं है, बिजनेस करना कितना आसान है। और ये जैसे ही आपने उनको बता दिया चीजें उनको बड़ी आसान लगेगी। प्रोडक्ट का बास्केट बन जाएगा, 100 पीवी हो जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। प्रोडक्ट ओवरव्यू, ये एक अच्छी शुरुआत का दूसरा बुलेट पॉइंट है। तीसरी बात, आप उनके साथ बैठ के उनको एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा BWW के ओवरव्यू के बारे में बताइए। ब्रिट वर्ल्ड वाइड क्या है, क्यों ओपन मीटिंग मदर मिल्क है, क्या क्या चीजें जरूरी हैं, पहले दिन से ही कैसे है ब्रिट वर्ल्ड वाइड हम सीखने लगते हैं, इसके बुक्स क्या होते हैं, सीडीज क्या होते हैं। शुरुआती दौर में ब्रिट किट, कोई छोटा सा पावर पैक उसको दिए, देख लिए कॉमन सेंस से कितना सीखना चाहता है, सुनना चाहता है, और कुछ किए या न किए, ओपन मीटिंग का प्रमोशन जरूर किए। और इस तरह से उसके दिमाग में एक चीज डाल दिए कि बिना एजुकेशन सिस्टम के बढ़िया से आगे नहीं बढ़ा जा सकता, और ये आपने दे दिया तो एक अच्छी शुरुआत उसकी हो गई। उसके अलावा उसके साथ गपशप करते हुए उसकी कुछ लिस्ट बना दीजिए, 25 से 30 हॉट लिस्ट बना दीजिए, ताकि उसको बिजनेस के बारे में समझ में आ जाए। ओह माय गॉड, लिस्ट बनाने से लोग डरता है, उसे लगता है कौन करेगा नहीं करेगा। पहले दिन से किसी को फोन उठा के कह दिया, 1 नो बोल दिया तो उसे बड़ा खराब लगता है। उसको हंसते खेलते सामने में 5 दोस्त का नाम, 5 रिश्तेदार का नाम, उसके पड़ोसी का नाम, 20-25 नाम उसके सामने लिख दीजिएगा ना, उसको लगेगा अरे इतना हल्का है। उसको दिखेगा इसमें से 2-3 आदमी तो ऐसे भी ज्वाइन कर लेगा, और जैसे उसके मन में ये बात आएगी उसका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा, उसको लगेगा बिजनेस हल्का है। दोस्त, सामने में लिखी हुई चीजों को देखकर जब उसको अच्छा लगेगा ना, मेरा यकीन मानिए वो बिजनेस में टिकने के लिए सोचने लगेगा, लगातार चलने के लिए सोचने लगेगा। एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू जॉट डाउन एटलीस्ट 25 to 30 लिस्ट देयर। और 5वीं बात, उसके साथ मिलकर कम से कम 3 to 4 स्पॉन्सरिंग, उसकी 3 से 4 स्पॉन्सरिंग निकालने में मदद कीजिए इन डिफरेंट लेग्स। दोस्त, कोई आदमी आता है बिजनेस में ना, तो उसको हमेशा लगता है एक आदमी मेरे नीचे भी स्पॉन्सर हो जाए। हर आदमी सोचता है कि उसकी शुरुआत हो जाए, और अगर उसके नीचे 2-3 आदमी आपने बिजनेस में उसकी लिस्ट से ही उसको हेल्प करके डाल दिया ना, आई एम टेलिंग यू, वो उछलने लगेगा और बिजनेस में तो दौड़ने लगेगा। लेकिन अगर आप छोड़ देंगे, तुम जाओ 2-4 फॉर्म भरा लो, किसी को फोन करो, बेचारा किसी को कुछ बोलेगा, नो बोल देगा, उसे लगेगा कहाँ आ गए, किस तरह से फंस गए, और वो अकेला महसूस करेगा, और पता चला 2-4 दिन में ही सुस्त हो जाएगा। बट इफ यू विल हेल्प हिम to sponsor few people with him, I am telling you, he will stay in this business. My goodness, I have also my own business. Now this is going on. ये बढ़ रहा है। ये समझदारी की बात है। यही 5 बिंदु जैसे ही आपने किसी के साथ किया, यकीन मानिए उसका बिजनेस चल निकलता है और चीजें बदलने लगती हैं, और उसकी एक अच्छी और सच्ची शुरुआत हो जाती है। एंड वेल बिगन इज हाफ डन। किसी ने अच्छे से शुरुआत कर दी तो उसकी अच्छी शुरुआत हो गई। जैसे ही कोई आदमी ठीक से शुरुआत कर दिया, आगे बढ़ने लगा, उसके बाद उस आदमी को अगले फ्लो डायग्राम में घुसाने की कोशिश कीजिए, एंड दैट इज कॉल्ड कोर। उसे कोर बनाइए, CORE, कोर। कोर किसको कहते हैं, कोर कैसे समझे, देसी भाषा में समझिए।
1 किलो दूध अगर आपने लिया और उसमें मशीन से मथानी से चला दिया तो 200 ग्राम घी निकल जाता है, 800 ग्राम मट्ठा। वो 200 ग्राम घी क्या है? वही कोर है। दैट इज कोर। 1 किलो दूध से 200 ग्राम जो घी निकला, घी उसका नोमेनक्लेचर कर दिए, लेकिन है वो क्या? कोर है वही। दूध का कोर वही है। इन द सेम वे आप लोगों को बिजनेस में लाते हैं, आप लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, उसको शुरुआत कराते हैं, लेकिन उन बहुत सारे लोगों में से कुछ लोग आपके निकल के आएंगे जिसको आपको निकालेंगे, और वो कौन होंगे? आपके कोर। वही आपके रियल बिजनेस बिल्डर होंगे, वही आगे बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे, वही आपके प्लैटिनम्स जाएंगे, एमरल्ड्स जाएंगे, डायमंड्स जाएंगे। तो कोर को, डार्क सर्किल को निकालने की शुरुआत हो जानी चाहिए। कोर कैसे समझेंगे? कोई हुआ, किसको कहते हैं कोर? अब दिस इज इन अनदर चैप्टर, बट इन शॉर्ट टर्म आई एम सेइंग अगेन फ्यू बुलेट पॉइंट्स, जिससे आप समझ लीजिएगा कि वो कोर है, या इन चीजों को करे तो वो कोर बन सकता है। कोर की परिभाषा में पहली चीज है कि उसको जरूर प्लान खुद से दिखाना आना चाहिए। ही मस्ट बी एसटीपी शोअर। उसको प्लान खुद से दिखाना चाहिए। ये नहीं कि उसका अपलाइन उसके लिए जिंदगी भर प्लान दिखा रहा है, वो कभी कोर नहीं बन जाएगा। बहुत लोग 10 दिन में प्लान दिखाना सीखते हैं, 20 दिन में सीखते हैं, 1 महीने में, लेकिन 1 महीने से ज्यादा ले रहे हैं तो दिक्कत है। जो प्लान दिखा रहा है वो कोर है। दूसरी चीज 100 पीवी पर मंथ। जो लोग 100 पीवी पर मंथ कर रहे हैं, इसका मतलब वो कोर हो गए हैं। 100 पीवी करना बहुत बड़ी चीज नहीं है, इट्स वेरी सिंपल थिंग, लेकिन अगर वो भी नहीं कर रहे हैं तो वो मुख्य धारा में नहीं आए हैं। और दोस्त 100 पीवी करना कोई बहुत बड़ी अचरज की बात, इट्स सो सिंपल थिंग। दोस्त हाउ टू डू 300 पीवी, 100 पीवी, 500 पीवी, इसके लिए प्रोडक्ट ट्रेनिंग, जनरल नॉलेज, ब्रोचर्स, आपके अपलाइन समझना, डेमो, इन सब चीजों को लोग लेते हैं, उसको देखते हैं। लेकिन यकीन मानिए 100 पीवी करने के लिए इन सब चीजों को न भी करें तो भी हो जाए, अगर कोई आदमी कोर होता है तो, पैशनेट होता है इस बिजनेस के लिए। दोस्त, जो आदमी 100% प्रोडक्ट यूज करेगा घर में, जो प्रोडक्ट को रिप्लेस कर देगा, कितना भी कुछ हो, 40-50 पीवी तो उसके घर में महीने का खर्च हो जाएगा। उसके लिए क्या ज्ञान की आवश्यकता है? व्हाट आई मीन टू से, कोई आदमी ठीक से प्रोडक्ट यूज करता है, 40-50 पीवी तो इससे हो जाता है। और उसकी कोई एक मौसी है जो रहती है कहीं पर, एक फुआ रहती है, 25-30 पीवी वहां, 25 पीवी वहां, 50 पीवी वहां हो गया, 100 पीवी तो ऐसे है। यू प्लस मौसी प्लस फुआ इज इक्वल टू 100 पीवी। उसके लिए कितने ज्ञान की जरूरत है? उसके लिए कोर होने की जरूरत है। उसके लिए कोर होने की जरूरत है। और आप अगर कोर हैं तो चीजें ऐसे ही बदल जाती हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये सब छोटी बातें हैं लेकिन बहुत मायने रखती हैं। कोर बनने का मतलब है इफ इज डूइंग 100 पीवी पर मंथ, वो बिजनेस के लिए पैशनेट है, वो आगे बढ़ना चाह रहा है। तीसरी चीज, वो फंक्शन मीटिंग्स में आता है। तो फंक्शंस मीटिंग्स में, ओपन मीटिंग बीबीएस में जो आ रहा है वो कोर है। चौथा बुलेट पॉइंट्स जिसको हम कहेंगे स्टैंडिंग ऑर्डर प्रोग्राम पर, जो स्टैंडिंग ऑर्डर पर है, हर महीने 2 सीडी जो सब्सक्रिप्शन कर रहा है, वही कोर है, वही आगे बढ़ना चाहता है, वो सुनना चाहता है, वो एक सोच, एक दृष्टि, एक फोरम, एक प्लेट्यू पर है। पूरा भारतवर्ष जिस तरह से स्टैंडिंग ऑर्डर में एक प्लेट्यू पर है, उसी तरह से वो भी उसी प्लेट्यू पर आ गया, और इसलिए वो कोर है, वो आगे बढ़ेगा। दैट इज 4th बुलेट पॉइंट्स। एंड 5th इज दैट इज कम्युनिकेशन विथ अपलाइन। अपलाइन के साथ जो बात रोज कर रहा है, रोज अपने आप को करेक्ट कर रहा है, जो कम्युनिकेट कर रहा है, उनके साथ काउंसिल कर रहा है, वही आदमी कोर है। सो कोर की परिभाषा यही है कि जो एसटीपी शो करता है, 100 पीवी पर मंथ करता है, जो फंक्शंस में आ रहा है, जो स्टैंडिंग ऑर्डर पर है, और जो अपलाइन से बातचीत करता है रोज, वो कोर है। और कोर बनते ही उसका बिजनेस दौड़ने लगता है, बदल जाता है, चीजें बदल जाती हैं, सारी चीजें अलग हो जाती हैं। जैसे ही कोर आप गए, उसके बाद आगे एडवांस्ड प्रोग्राम, और उस प्रोग्राम में अब आपकी तैयारी हो रही है आगे जाने की, दैट इज कॉल्ड ईगल प्रोग्राम, जो हमारे ब्रिटोल वाइड ने चलाया है कि भाई ईगल बनो। कोर बन गए हो, अब ईगल बनो। ईगल क्या है? पंछी, बाज, चौड़ा, बहुत चौड़ा पंख, बहुत ऊंची उड़ान, बहुत मजबूत। किसी का भी बिजनेस अगर ईगल जैसा हो जाए तो बड़ा ही प्रॉफिटेबल हो जाता है, मजबूत होता है, उसका स्ट्रक्चर अच्छा होता है, जल्दी से वो पिंस ब्रेक करता है। सो ईगल प्रोग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे ही कोई आदमी ईगल जाता है, आई एम टेलिंग यू, उसकी प्लैटिनम क्वालिफिकेशन यहीं से शुरू हो जाती है। इसके बाद से वो फटाफट नीचे ब्रेक करता है और प्लैटिनम शिप कर डालता है। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई एक आदमी जब शुरू करे तो ठीक है, वो वॉल्यूम करेगा, स्पॉन्सर करेगा, लोग आएंगे, वो इस सीरीज में भी चलेगा जिसको कहते हैं वो 6% जाएगा, वो 9% जाएगा, वो 12% जाएगा,
वो 15% जाएगा, वो 18% जाएगा, वो 21% जाएगा। लेकिन इस फ्लो डायग्राम को देखते हुए वो चले कि ठीक है वो 6% गया है, लेकिन प्रॉपर गेटिंग स्टार्टेड हुई है, 6% चला गया तो ठीक। क्या वो कोर बना? 9% के पहले ही कोर बन जाना चाहिए। क्या वो ईगल बना? अगर वो 12% गया, 15% तक वो ईगल चला जाए, और जैसे वो ईगल जाएगा नीचे 21% का फ्लो यहां से भी और यहां से भी अपने आप हो जाएगा। सो यही समझने की जरूरत है इस बिजनेस में कि कोई आदमी आज शुरू करता है तो उसका एक फ्लो डायग्राम क्या होता है, कैसे वो शुरू करता है। हमेशा किसी को स्पॉन्सर कीजिए, उसकी प्रॉपर गेटिंग स्टार्टेड कराइए, इस बीच में वो 6% चला जाए बहुत बढ़िया, 500 पीवी हो जाए बहुत बढ़िया। कोर बनाइए, उसके बाद वो जरूर 100 पीवी पर मंथ कर रहा हो, वो स्टैंडिंग ऑर्डर पर हो, वो खुद से प्लान दिखाता हो, वो मीटिंग्स में आता हो। कोर बनते बनते वो 9% चला जाए बहुत अच्छा, 1000 पीवी के पहले ही कोर बन जाए, 6% लेकिन 9% तक कोर बन जाए, और उसके बाद वो आगे बढ़कर 12% 15% जाए, लेकिन ईगल जरूर बने। सिल्वर ब्रेक करते करते भी अगर ईगल नहीं है तो आने वाले दिनों में दिक्कतें उसको आने वाली है। इसीलिए इस फ्लो डायग्राम में ज्वाइनिंग, गेटिंग स्टार्टेड, कोर, ईगल एंड प्लैटिनम क्वालिफिकेशन, ये आपके लिए बहुत काम का है। लेकिन दोस्त, ये सब तो ऊपर से काम होता है। सच में जब आदमी बिजनेस में आता है और आगे बढ़ता है तो उसको बढ़ाने के लिए अंदर की चीजें बहुत जरूरी होती हैं, क्योंकि सफलता हमेशा मन की बात है, इनसाइड जॉब है, अंदर का काम है। और जो लोग इस काम में लगते हैं लेकिन अंदर के काम को ठीक नहीं करते हैं, चीजें खराब हो जाती हैं। लोग आगे बढ़ते हैं, 15% भी जाते हैं, कभी स्टकअप हो जाते हैं, 12% जाकर कभी स्टकअप हो जाते हैं। कुछ लोग तो बड़े पिन पर भी स्टकअप होते हैं, और तब वो परिस्थिति को कोसने लगते हैं, अपलाइन को कोसने लगते हैं, बहुत सारी बातें कहने लगते हैं, और उनको लगता है कि बिजनेस तो मैंने किया लेकिन आगे चल क्यों नहीं रहा है, चीजें बदल क्यों नहीं रही हैं, हो क्यों नहीं रहा है जैसा मैं सोच रहा था। लेकिन सच दोस्त, ये बात होती है कि हम लोग यह नहीं समझ पाते हैं कि हम जितना बड़ा विशाल बिजनेस बाहर से करना चाह रहे हैं, क्या हम अंदर से खुद से अपने आप को तैयार किए हैं। और एक स्तर के बाद नए लोग शुरुआती दौर में परिस्थिति को, बिजनेस अपॉर्चुनिटी के तरीके को, अपने चैलेंजेस को कोसने लगते हैं, जो नया आदमी आया है बिजनेस में, और पुराने लोग कोसने लगते हैं कि मेरे लेग में मोमेंटम नहीं रहा, उस लेग में मोमेंटम होता तो होता, अब क्या करें, नया कैसे बनाए। मेरे ग्रुप में लोग हैं लेकिन शार्प कपल्स नहीं है, वो आते तो मजा आता, मेरा लेग मूव नहीं कर रहा, मेरा डाउनलाइन काम नहीं कर रहा, और सब कुछ दूसरों पर डालने लगते हैं। दोस्त, मैं आपको बताता हूं, इस बिजनेस में जब भी ऐसी परिस्थिति आए, जब भी ऐसा आपको लगे, जब भी चीजें इस रूप में आए, हमेशा एक चीज को याद रखिएगा, सक्सेस ऑलवेज ओरिजिनेट्स फ्रॉम यू। सफलता हमेशा हर स्तर पर आपसे ही ओरिजिनेट करती है, कहीं और से नहीं ओरिजिनेट करती है। मत देखिए इधर उधर, वहीं आइए जहां आप हैं, उसी को करेक्ट करना है, बिकॉज सक्सेस इज इनसाइड जॉब, आपके अंदर का ही काम है, आपको ही ठीक करने की बात है, और कहीं कुछ करने से कुछ भी नहीं होगा। सच ये बात है, सच ये बात है दोस्त। आपने देखा है गंगा को, गंगा निकलती है और हुगली तक चली जाती है। गंगा निकलती कहां से है? गंगोत्री से। अगर हुगली में मोमेंटम नहीं रहा, कहीं और मोमेंटम नहीं रहा, गंगा का पानी सूखने लगा, तो गंगोत्री में समस्या है। जिस दिन गंगोत्री बंद हो जाएगी, गंगा का पानी सूखने लगेगा। जब तक गंगोत्री खुली रहेगी, चाहे कहीं कोई छाड़ा ना है, फाड़ा ना है, कुछ होने वाला है, चीजें बदलती रहेंगी, क्योंकि उद्गम बिंदु वही है जहां से वो शुरुआत होती है, उसमें खराश आती है, वहीं से सब गड़बड़ होता है। दोस्त, यमुना यमुनोत्री से निकलती है, यमुनोत्री उद्गम बिंदु है, वहीं से वो ओरिजिनेट करती है। कोई ज्वालामुखी कहां से ओरिजिनेट करता है? क्रेटर से। क्रेटर जब तक है, विस्फोट होता रहेगा। क्रेटर जिस दिन बंद होगा, उसी दिन विस्फोट बंद होगा। हम बाहर उसके गिरे हुए लावा को देखने लगते हैं, लावा से कुछ नहीं होने वाला है। क्रेटर में खराबी है, उसे ठीक करना होगा, हम कोसते हैं उसको। एक शख्सियत ने बहुत पहले कहा था कि मनुष्य की श्रेष्ठता उसके हाथों में है। प्रकृति और परिस्थिति तो मात्र उसके लिए एक संभावना बनाती है,
एक पोटेंशियल को देती है जिससे वो आगे निकल सके। लेकिन कहानी हमेशा घूमकर उसी पर आती है, उस शख्सियत पर जिस शख्सियत को ये बिजनेस करना, वही अपने अंदर की चीजों को ठीक नहीं कर पाता है। एक लेवल के बाद वही वहां पर गड़बड़ाता है, इसीलिए उसके लेग में मोमेंटम नहीं होता है, इसीलिए वहां पर समस्या आती है। सब कुछ वहीं पर आती है जहां पर उसको दिक्कत होती है। एक आदमी ने कहा था कि हम फलाना ठिकाना सबको बात करने लगते हैं कि इसमें गड़बड़ी, उसमें गड़बड़ी, उसमें गड़बड़ी। एक बार एक इंसान एक रास्ते में जा रहा था तो उसने कोयल को देखा, तो उसने कहा, ए कोयल, तुम कितना बढ़िया गाती हो, काश तुम काली न होती तो कितना अच्छा होता। बस काली जो हो गई वो दिक्कत है। फिर वो थोड़ी देर आगे बढ़ा तो उसे समंदर मिला, तो उसने कहा, ए समंदर, ए सागर, तुम कितने बड़े हो, कितने विशाल, कितने गहरे हो, लेकिन काश तुम्हारा पानी खारा ना होता तो कितना बढ़िया रहता। कुछ और दूर आगे बढ़ा तो उसे एक बगीचा मिला, बाग मिला, तो उसने गुलाब के फूल को देखा, तो उसने कहा, ए गुलाब, तुम कितने हसीन हो, कितने सुंदर हो, कितना अच्छा महकते हो, काश तुम्हारे साथ कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। जब वो आदमी थोड़ा आगे बढ़ने लगा तो तीनों कोयल, समंदर और गुलाब के फूल मुड़कर उस आदमी को एक साथ बोले कि ए इंसान, तुम कितने अच्छे होते अगर तुम लोगों में कमियां न ढूंढते। दोस्त, लोगों की कमियां, लोगों को ढूंढने में हम अपनी जिंदगी बिता देते हैं और अपने बिजनेस को खराब कर लेते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि सफलता की समस्या हमारे साथ ही जुड़ी हुई है, कहीं और से नहीं। हमें ही संघर्ष करके उसको निकालना होगा। एक कवि ने लिखा था ना कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की शाख को हिलाना होगा। ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की शाख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। You are the person who has built this business, the person who has gone 15%. It was because of this that you have sponsored him. आपने ही स्पॉन्सर किया था। आज वो ठीक से नहीं काम कर रहा है तो क्या दिक्कत है, फिर एक और कोई स्पॉन्सर कर दीजिए। अगले 3 महीने का कार्यक्रम बना दीजिए, 6% जाएगा, छोटा छोटा काम करके उसके नीचे 6% निकाल दीजिए, उसकी गेटिंग स्टार्टेड कर दीजिए, ऊपर वाले कोर बनाइए, 4 से 5 महीने में 12% की लेग हो जाएगी। चिंता किस बात की है? आप क्यों उस 15% की लेग को लेके रो रहे हैं, जिसको लेके आप एमरल्ड जाते और आज वो काम ही नहीं कर रही है? आपने ही सब कुछ किया था, आप ही फिर सब कर लेंगे, चिंता क्या है? 2 मित्र एक साथ जा रहे थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। अचानक एक दिन दूसरा मित्र दौड़ता हुआ पहले के घर पर आया। वो कहा, दोस्त जानते हो, मेरे घर में आग लग गई, सब कुछ जल गया, केवल मैं बच के आया। तो पहले दोस्त ने कहा, तुम अगर बच ही गए तो जला क्या, बाकी तो फिर बना दोगे, बाकी तो फिर बना दोगे। तुम बच गए ना, जला क्या, जला तो कुछ नहीं। समझ की बात यही है दोस्त कि आपकी श्रेष्ठता आपके हाथों में है। आपने ही ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड किया है और आप चिंता कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि अंदर का जो इंटरनल जॉब है वो करना आपने छोड़ दिया, आपने अपने आप को ठीक करना छोड़ दिया है, इसीलिए सारी समस्याएं आपके साथ। आपको अपने अंदर कुछ गुणों को लाना है जिससे आपका बिजनेस बड़ा होता है। आप एक्शंस कुछ कर रहे हैं, ग्रुप के एक्शंस पर बेस्ड हैं, आप अपना एक्शन कीजिए, आप अपना पर्सनल एक्शन बढ़ा दीजिए और उसके साथ इंटरनली ग्रो कीजिए। देखिए कि आप में कुछ आदतें जो पहले थी क्या वो खराब हो गई हैं या वो नहीं है। देखिए कि आपके अंदर में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके चलते आपका बिजनेस बड़ा होता है, क्या वो ठीक है? उन चीजों जिनके चलते आपका बिजनेस बड़ा हो सकता है, जिसके चलते खराश आती है, जहां रुक जाता है बिजनेस, जो बिजनेस में आपकी सक्सेस का इनसाइड जॉब है, उसमें से एक चीज है फेथ, विश्वास। और वो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बार अपने विश्वास को ही लोग खो देते हैं। शुरुआती दौर में नए लोगों को तो विश्वास ही नहीं होता है, इसलिए समस्या आती है उनके पास। पता नहीं 2 आदमी स्पॉन्सर नहीं हुआ, चलेगा कि नहीं चलेगा। इन्फॉर्मेशन भी बिजनेस का बहुत नहीं रहता है, बहुत सारी मीटिंग्स देखे नहीं रहते हैं, CD भी नहीं सुन पाए रहते हैं। 2-4-10 दिन में उनका कलेजा कबूतर का कलेजा बन जाता है, डरने लगते हैं और बिजनेस से निकलने को आतुर रहते हैं। कारण क्या होता है? विश्वास। दोस्त, इस बिजनेस में प्रारंभिक दौर से लेकर डायमंडशिप तक जाने के लिए हर लेवल पर विश्वास चाहिए और विश्वास के कई रूप होते हैं। अलग अलग लेवल पर अलग अलग किस्म का फेथ होता है। वो फेथ में एडहेयर करना, उस विश्वास को आपके साथ रहना चाहिए। अगर वो नहीं रहा तो गड़बड़ हो जाएगा। शुरुआती दौर में
सेल्फ बिलीफ चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए कि नहीं होगा, हम कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि ज्ञान मिले, आपको इंफॉर्मेशंस मिले। शुरुआती दौर में 10-20 स्पॉन्सरिंग कर दिए, प्लान दिखा रहे हैं, काम कर रहे हैं, वहां रह रहे हैं, लेकिन ना अपलाइन से संपर्क है, ना सीडी सुना, ना ओपन मीटिंग में आया। उस ज्ञान से विश्वास बदलता है, वो हुआ ही नहीं। तो किसी ने कुछ कह दिया, उस पर वही आधारित बात सुन लिए। कोई कुछ कह देगा, हम ऐसे सुन लिए। किसी ने कह दिया मुझको कि उड़ीसा की राजधानी संबलपुर है, तो मैं मान लूंगा क्या? आई नो दैट उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, लेकिन अगर मैं नहीं जानता रहूंगा तो शायद किसी की बात मैं मान सकता हूं। ज्ञान की कमी है, इसीलिए विश्वास नहीं बना। द सेम वे इस बिजनेस का इंफॉर्मेशन लोग नहीं लेते हैं। प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग, ओपन मीटिंग में आना, कैसे लिस्ट बनती है, खुद से प्लान दिखा देना, प्लान दिखाने का क्या रूप होता है, ये शुरुआती दौर में विश्वास को बनाता है। और इस चीज के कारण बहुत सारे लोग आउट हो जाते हैं। कुछ लोग तो 4 बेसिक्स स्पॉन्सरिंग प्रोडक्ट यूज तक भी करते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी बन जाती है, लेकिन उसके बाद भी गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि उसके बाद के लेवल का जो विश्वास है वो विश्वास उनके साथ नहीं रहता। तो दिस फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको बनाना होगा। कुछ लोग शुरुआती दौर में विश्वास करते हैं। देखते हैं, आपने सुनी है वो कहानी ने कि एक गांव में साधु था। उस साधु ने कहा कि 10वें दिन इस गांव में बारिश जरूर होगी, चिंता मत करो। जिस दिन खूब बारिश होगी एकदम, और 10वें दिन सब लोग गांव से निकलकर अपने चौपाल पर आए कि बारिश जरूर होगी, इसके लिए बारिश देखने। लेकिन जितने लोग आए वो सब ऐसे ही आए, सिर्फ एक आदमी था जिसके हाथ में छाता था। वो छाता लेके आया था। क्यों? क्योंकि बारिश होगी तो बचेंगे कैसे। बाकी लोगों के मन में अभी भी शक था कि बारिश होगी कि नहीं होगी। दैट वाज लैक ऑफ फेथ। लेकिन उसके मन में विश्वास था कि बारिश होगी, इसलिए छाता लेके आया था कि बचना है, बारिश से कैसे बचेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन हम फेथ ही नहीं कर पाते। 9% तुम जाओगे, गोल बनाया, विश्वास ही नहीं हो रहा है डाउनलाइन पर, ऐसे ही गोल बना दिए। अरे दिखने के लिए है, देखेंगे, जाना तो नहीं ही है। पहले दिन ये सोच लेते हैं और चीजें उनके साथ नहीं होती है, आत्मविश्वास की कमी होती है। बड़े लेवल पे भी लोगों के मन में डाउट्स होती है। प्लैटिनम हो गए, फाउंडर्स प्लैटिनम हो गए, 1 साल हो गया, अभी तक आगे नहीं गए। अब उनको लगने लगता है कि पता नहीं, शायद ऐसा ही चलेगा। 2 आदमी तो निकल गया जो था, अब नया स्पॉन्सरिंग करेंगे तो क्या वो लेग प्लैटिनम जाएगी। और इस विश्वास की कमी के कारण भी उनके बिजनेस में बहुत दिक्कत होती है। सो आपको इस विश्वास को बनाना होगा हर स्तर पर। यात्रा के दौरान हर स्तर पर आपको अपने इस विश्वास को बना के चलना होगा। दूसरी एक चीज होती है जो सेल्फ डिसिप्लिन होती है, इसकी भी कमी होती है। आपका जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट हर लेवल पर अलग अलग होना चाहिए। 9% तक आपको कुछ नहीं, हंसते खेलते भी चलिएगा तो बिजनेस होगा। 12% पर जाकर, 15% पर जाकर थोड़ा सा आपको टाइम मैनेजमेंट चाहिए। ग्रुप में लेग्स ज्यादा हो गए, लोग बढ़ गए, एसटीपी श्योर कम है, आपको कैसे होम मीटिंग लेनी है, ओपन मीटिंग में कितना प्रमोट करना है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। वो है सेल्फ मैनेजमेंट। अब आप जैसे ही 9% से ऊपर गए हैं तो क्या कैलेंडर को आप फुल करते हैं कि नहीं करते हैं? आप गोल्स बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? आपका कैलेंडर आपके ग्रुप के साथ मैच करता है कि नहीं करता है? आपकी पर्सनल विड्थ कैसी है? ये सब आपको अपने सेल्फ डिसिप्लिन से ठीक करना होगा। प्लैटिनम, फाउंडर्स प्लैटिनम के लेवल पर जाकर तो ये सेल्फ डिसिप्लिन और भी बढ़ जाता है कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं। शुरुआती दौर में बहुत लोग बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो मजा आता है, 2 घंटे में काम चल जाता है। जैसे प्लैटिनम जाते हैं, अब जॉब कर रहे हैं, पार्ट टाइम में कर रहे हैं, मिस मैरिज होने लगता है। कभी कभी जॉब का बहुत सारा समय देने लगते हैं, जॉब में चैलेंजेस आने लगता है। कभी कभी इधर समय ही नहीं देते हैं, जॉब में बहुत चैलेंज आया, 1 महीना देखे ही नहीं बिजनेस को, और ये सब उनको मिसमैनेज कर देता है। तो ये टाइम मैनेजमेंट बहुत आवश्यक है कि किस लेवल पर कैसे समय दें। सेल्फ डिसिप्लिन आपको आगे बढ़ाता है। समय की कमी दोस्त किसी के पास नहीं है। हम सोचते हैं समय की कमी है, लेकिन जरा सोचिए, जो लोग अधिक अनुशासित होते हैं, जो समय का सही प्रबंधन करते हैं, वो कई काम एक साथ कर लेते हैं, हम नहीं कर पाते हैं। वो कई लेग्स एक साथ देख लेते हैं, हम नहीं देख पाते हैं। यही 24 घंटा प्रधानमंत्री के पास भी है, यही 24 घंटे मुख्यमंत्री के पास भी है, यही 24 घंटे एक जिले के कलेक्टर के पास भी है, यही 24 घंटे एक डायमंड के पास भी है, यही 24 घंटे एक चपरासी के पास भी है, यही 24 घंटे आपके भी पास है। लेकिन आप एक काम करके, 1 लेग 2 लेग को संभाल के अपने आप को समझने लगते मेरे पास समय ही नहीं है, और वो कितना सारा एक साथ काम कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? आप क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो ज्यादा अनुशासित हैं, आप कम अनुशासित हैं। उनका टाइम मैनेज्ड है।
माननीय प्रधानमंत्री सवेरे 5 बजे उठते हैं, आधे घंटे 5 से 5:30 योगा कर लिए, 5:30 से 6 बजे तक में सारा अखबार पढ़ लेते हैं, 6 बजे वो फ्रूट्स खा लेते हैं, 6:30 में वो लोगों से मिल लेते हैं, 7 से 8 o'clock में वो सारा फोन अटेंड कर लेते हैं, 8 से 8:30 में वो अपने घर के ऑफिस में बैठ के बात कर लेते हैं, 8:30 वो अपने सेक्रेटेरिएट में चले जाते हैं, 12 o'clock तक वहां रहते हैं, वहां से आके लंच कर लेते हैं, लंच करने के बाद वो डेलीगेशन से मिलते हैं, वो आधे घंटे का नैप ले लेते हैं, 2:30 से फिर वो सेक्रेटेरिएट में होते हैं 5:30 तक, 6 o'clock के बाद वो पार्टी के साथ बात कर लेते हैं, 7 o'clock से 9 o'clock उनका बना होता है फिर रेजिडेंस में ऑफिस पे सब काम कर लेने का, 9 o'clock में वो डिनर कर लेते हैं, 9:30 से 10:30 वो डेलीगेशन से बात करते हैं, 10:30 से वो अपनी किताबें पढ़ लेते हैं, और वो इस तरह से पूरे दिन भर में सारा काम कर लेते हैं। और हम सवेरे उठते हैं, कोई घर पे आ गया तो आधा घंटा बात कर ले, एक डाउनलाइन से बात हुआ, उसने अपनी पूरी शादी की कहानी सुनाई, 15 मिनट वही सुन रहे हैं। सवेरे तक में अखबार पढ़े कि नहीं पढ़े, बाथरूम गए तो वहां से कैसे निकले, सब्जी लेने गए तो कोई मिल गया, चलो भाई 15 मिनट वही दे दिए। समय का कोई अनुशासन ही नहीं है, कहां है कैसे है, शाम को ऑफिस में बॉस बैठा लिए, पान खा रहे हैं, 10 मिनट बाद ही निकलेंगे। यू सी हाउ योर टाइम इज गोइंग। लेकिन अगर आपने भी एक आत्म अनुशासन कर लिया तो आप भी एक साथ एक समय में नौकरी, 5 लेग, अपना ऑफिस, सब कुछ देखते हुए काम कर। दिस ऑल अबाउट योर सेल्फ डिसिप्लिन। आई एम टेलिंग यू, हियर ए पर्सन विंस एंड ए पर्सन लूजेस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है 6% से प्लैटिनम फाउंडर्स, प्लैटिनम एमरल्ड, सब लेवल पे, कि आप कैसे अपने समय का प्रबंधन करते हैं। दोस्त, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 7 दिन में 168 घंटे, एक सप्ताह में आपके पास 168 आवर्स होते हैं। आप 8 घंटे भी काम 5 दिन करते हैं तो 40 घंटे काम करते हैं, फिर भी 128 घंटे आपके पास है। 6 घंटे 7 दिन सोते हैं, 40 घंटे सोते हैं, फिर भी 70 घंटे 75 घंटे आपके पास है। 2 घंटे ट्रैफिक में रोज देते हैं, फिर भी 50 घंटे हैं। 2 घंटे नहाने खाने में देते हैं, फिर भी 40 घंटे हैं। 2 घंटे बच्चों को पढ़ाने टीवी में देखते हैं, फिर भी आपके पास 30 घंटे हैं। सब काम करने के बाद भी हर हफ्ते 30 घंटा ऐसा है जो बेकार जा रहा है, उसमें से 15 घंटे भी सॉलिड आपने इस बिजनेस में दे दिया। योर प्लैटिनम शिप इज डन, आई एम टेलिंग यू। सो सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। ये इनसाइड जॉब है, ये बाहर से दिखता नहीं है, लेकिन ये मन की बात है जो समझने का है। नजरिया, एटीट्यूड, बहुत बार नजरिया आपके काम को बिगाड़ देता है। सब कुछ ठीक रहता है लेकिन आपका एटीट्यूड ही ठीक नहीं होता है। आप ठीक से देख ही नहीं पाते हैं चीजों को, किस नजरिए से देख रहे हैं। एक बहुत बड़े ऋषि थे, महर्षि कनाद। उन्होंने कहा था कि जीवन का आनंद जीने वालों के नजरिया में है, दृष्टि में है। वही आदमी अपने जीवन को दुखी कर लेता है पूरी जिंदगी, और वही आदमी सुखी कर लेता है अगर उसका नजरिया बदल जाता है तो उसको आनंद उसी में आने लगता है। लोग अपनी पूरी जिंदगी दुखों में बिता देते हैं, हर रोज कहते हुए कि ये मेरे पास नहीं है, ये मेरे पास नहीं है, ये मेरे पास नहीं है, ये मेरे पास नहीं है। और कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी को सुख में बिताते कहते हुए कि इतना तो मेरे पास है, इतना तो मेरे पास है, इतना तो मेरे पास है। दैट्स ऑल अबाउट आवर एटीट्यूड। और यही नजरिया आदमी को बहुत आगे लेकर चला जाता है। एक शख्सियत पैदल जा रहा था, एक मंदिर बन रहा था। आपका तो मंदिरों का शहर है। आई हैव ट्रेवल्ड थ्रू जगन्नाथपुरी मंदिर, उसके बगल में देवताओं को देखा। आई मीन भगवान जगन्नाथ जी को जो बैठे हुए थे, भगवान बलराम जी, बलभद्र जी को, उनकी माता सुभद्रा जी को, क्या स्थापत्य कला है। कोणार्क मंदिर को देखा। सलाम करता हूं नरसिंह देव वर्मन को जिसने ऐसी स्थापत्य कला को दिया, उस चक्र को मैं बता नहीं सकता आपको। लिंगराज मंदिर देखा मैंने भुवनेश्वर का, क्या बना हुआ है। हाउ दैट, आई मीन आनंद केसरी, गजकेसरी ने उसको बनवाया था। 8th 9th AD में बना हुआ यह मंदिर। ये सब स्थापत्य कला का नमूना, कितना सुंदर मंदिर है। ऐसे ही एक मंदिर बन रहा था और एक शख्सियत उधर से जा रहा था। उस मंदिर को बनाने में 3 आदमी लगे हुए थे, मजदूर सब पत्थर उत्थर तोड़ रहे थे। तो उस आदमी ने पहले एक श्रमिक से, मजदूर से पूछा, भाई क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, देख नहीं रहे हो पत्थर तोड़ रहे हैं। आगे बढ़ गया, थोड़ा दूसरा मजदूर था, उससे पूछा, भाई तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा, आप देख नहीं रहे हैं सर, आजीविका कमा रहे हैं, दाल रोटी के लिए काम कर रहे हैं, दाल रोटी के लिए काम कर रहे हैं। वो थोड़ा और आगे बढ़ा, तीसरा मजदूर था, उससे पूछा, भाई तुम क्या कर रहे हो? वो पहले तो सुना ही उसकी बात नहीं, वो गीत गा रहा था अपना, एकदम है ना, पूरा गीत गा रहा था, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, गा रहा है अपना। 2-3 मिनट उसको जब जोर से बोला, भाई मैं पूछ रहा हूं क्या कर रहे हो, मगन था वो,
तब घुमा उसके तरफ और कहा, देख नहीं रहे भाई साहब, मंदिर बना रहे हैं, मंदिर, कितने पुनीत कार्य में लगे हुए हैं। तीनों एक ही काम कर रहे थे, पत्थर तोड़ रहे थे, लेकिन एक ने कहा पत्थर तोड़ रहे हैं, एक ने कहा दाल रोटी के लिए काम कर रहे हैं, और एक ने कहा मंदिर बना रहे हैं। एक अपलाइन के 3 डाउनलाइन थे, तीनों के नीचे में एक एक ज्वाइनिंग हुई। तो उस अपलाइन ने पहले डाउनलाइन से पूछा, भाई शाम को निकला वो उस अपने नई ज्वाइनिंग के घर, तो अपलाइन ने पूछा डाउनलाइन से, भाई कहां जा रहे हो? तो पहले ने कहा कि बॉस नया ज्वाइन किया, उसको जा रहे हैं, प्रोडक्ट देंगे, प्रोडक्ट को यूज करेगा, 100 PV कराएंगे। ठीक है भाई। दूसरे डाउनलाइन से फिर अपलाइन ने पूछा, भाई तुम कहां जा रहे हो? कहा बॉस एक नया आदमी ज्वाइन किया है, 6% उसको ले जाएंगे, इस महीने में उसको 300 PV ले जाएंगे, उसकी गेटिंग स्टार्टेड कराएंगे। फिर उस अपलाइन ने तीसरे डाउनलाइन से पूछा, भाई तुम कहां जा रहे हो? कहा बॉस क्या बोले आपको, मजा आ गया, एक शार्प कपल ग्रुप में आया, उसको प्लैटिनम क्वालिफिकेशन कराना है 1 साल में, उसके साथ रिलेशनशिप बनाने जा रहा हूं, एंड दैट आई विल डू। देखिए तीनों के नजरिए में क्या अंतर है। कोई एक प्रोडक्ट देने जा रहा है, कोई एक उसको गेटिंग स्टार्टेड कराने जा रहा है, और कोई उसके साथ रिलेशनशिप बनाने जा रहा है। यही आदमी अपने बिजनेस में अंदर कर, सर उसका बिजनेस बहुत चलता है, मेरा बिजनेस नहीं चलता है। वो रिलेशन बनाता है, तुम प्रोडक्ट देते हो, क्या चलेगा? देखो तुम प्रोडक्ट डिलीवर करते हो, वो रिलेशनशिप बनाने जाता है, प्रोडक्ट तो उसका पार्ट है, तो कैसे नहीं आगे बढ़ेगा? नजरिया सबसे बड़ी बात है कि आप किसी को ज्वाइनिंग कराते हैं, कैसे उसके साथ काम करते हैं, लॉन्ग टर्म में सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं। आपने जिसको स्पॉन्सर किया उसका डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं, उसके साथ बैठकर लंबी दूरी तक तय करने के लिए पहले से सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं, या शॉर्ट टाइम मेंटेलिटी है? क्या करके आप चलते हैं, वही आपको इस बिजनेस में आगे ले जाता है, वही आपको सब कुछ कराता है, और वही इस बिजनेस में आपको बड़ा विजन दिलाता है। दैट इज ऑल अबाउट हाउ यू विल ग्रो इन दिस बिजनेस। एक और चीज है जिसको लोग मिस करते हैं, जो लोगों को लगता है कि वो बहुत एक्शन कर रहे हैं, लेकिन काम क्यों नहीं हो रहा? मैं फाउंडर्स प्लैटिनम हो गया, एमरल्ड क्यों नहीं जा रहा हूं? मैं 9% गया हूं, 12% क्यों नहीं जा रहा हूं? वो क्यों इतनी जल्दी फास्ट जा रहा है? एक और इनसाइड जॉब है, दैट इज शार्पनिंग योर कटिंग एज। आपका कटिंग एज भोथरा हो जाता है। दोस्त काम करते करते कुल्हाड़ी की धार भोथरी हो जाती है, लकड़ी काटने की स्पीड वो नहीं रह जाती है जो पहले थी। तो क्या करता है लकड़हारा? उस कुल्हाड़ी की धार को तेज करता है, शार्पन करता है, और तब वो बहुत सारी लकड़ी फिर काटने लगता है। हम भी इस बिजनेस में आते हैं और अपनी कटिंग एज को शार्पन करना ही भूल जाते हैं। हम फाउंडर प्लैटिनम हो गए, हम 15% पर हैं, मजाक है। दोस्त सक्सेस इज ए कॉन्टिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम। सफलता एक कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम है, और अगर इसमें आप घुसते हैं तो आपकी बात बदलती चली जाती है। जो रोज रोज सीखता है, जो रोज रोज छोटी छोटी चीजें करता है, वो बहुत बढ़िया करता है, वो बहुत आगे जाता है। एक बहुत बड़े संगीतकार जो वायलिन वादक थे, उसने कहा था कि दोस्त मैं सच बताऊं, वायलिन का खेल कैसा है, अगर मैं एक दिन नहीं बजाता हूं तो मुझे पता चल जाता है कि मैं कैसा बजाऊंगा। एक दिन मैं अभ्यास नहीं करता हूं, प्रैक्टिस नहीं करता हूं, तो आई फील डिफरेंस इन माय वायलिन प्लेइंग। वायलिन कल मैं कैसा प्ले किया और आज कैसा प्ले किया, यह डिफरेंस मुझे पता चल जाता है। अगर एक हफ्ते मैं वायलिन की प्रैक्टिस नहीं करता हूं तो मेरी वाइफ को पता चल जाता है कि मेरा डिफरेंस क्या है। अगर एक महीने में नहीं करता हूं तो मेरे सबसे परम प्रिय शिष्य को भी पता चल जाता है कि मेरे वायलिन बजाने में डिफरेंस आ गया। और अगर 1 साल में नहीं करता हूं तो मेरे श्रोताओं को भी पता चल जाएगा कि मेरे वायलिन बजाने में क्या डिफरेंस है, उसकी गुणात्मकता कितनी नीचे चली गई है। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते हैं। बीबीएस है, काहे के लिए बीबीएस जाएंगे? 25 बीबीएस तो देख चुके हैं, डाउनलाइन को भेज देते हैं ना, हम क्या जाएंगे? हमको सुनने की जरूरत है क्या? अरे भाई हम तो बहुत सुने, अब तो हम सुनाते हैं लोगों को। श्रोता बनने की कल्पना ही खत्म हो जाती है, वक्ता ही बने रहना चाहता है। तो ये अंतर हो जाता है। 6%, 9%, 12% पर फंडामेंटल नॉलेज लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनको प्रैक्टिस हो रही है कि नहीं हो रही है। 15% सिल्वर के लेवल पर प्रॉपर एसोसिएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नाइट आउट्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रॉपर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक 15% का आदमी ठीक से जानता है कि नहीं जानता है कि कैसे लोगों को दे। उसके ऊपर के लोग फाउंडर्स प्लैटिनम एमरल्ड क्या अपने ग्रुप में एम्पावरिंग कर रहे हैं कि नहीं, लोगों को स्किल सिखाते हैं कि नहीं सिखाते हैं, कि लोग कैसे नीचे के ग्रुप को ट्रेनिंग दें, अच्छे से बताएं, स्मॉल ग्रुप मीटिंग्स करते हैं। दीज आर द कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम विच विल चेंज योर बिजनेस। आपको ऊपर से दिखेगा नहीं, लेकिन अंदर से बिजनेस कमजोर होता चलेगा और चीजें बदलती चली जाएंगी। ये कुछ महीनों के बाद एहसास होगा। दैट्स आई मीन टू से। लेकिन फ्रेंड्स, इसके अलावा एक और काम है जिस काम के चलते बिजनेस में
कमजोरी आती है, और वो है आपकी जो हम सफर हैं उनका ठीक से योगदान नहीं होना। वो भी एक बहुत बड़ा इनसाइड जॉब है, और वो लेडीज रोल, उनके बारे में बताना, उनको ठीक से ले चलना। घर में अगर हाउसवाइफ भी है तो हाउसवाइफ रहते चीजों को ठीक से देखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फॉर दैट गिव ए गुड अप्लॉज फॉर सुनीता, विल कम एंड विल से ऑल दिस थिंग्स। थैंक यू प्रियमवत। सब सीरियस हो गए बिजनेस, क्योंकि मुझे अभी प्रियमवत जी बात कर रहे थे तो मैं भी अपने 13-14 साल का लेखा जोखा मन ही मन सोच रही थी। तो जब बिजनेस के लिए जब सीरियस होते हैं ना, तो अभी तक कितना किए, क्या किए, कहाँ गड़बड़ किए, उस लेखा जोखा में लोग बैक हो जाते हैं। ये अच्छी बात है बिजनेस के ग्रोथ के लिए। चलिए मैं थोड़ा सा बात करूंगी, इनफैक्ट कॉमन बात ही करूंगी, बट कुछ लेडीज़ के पॉइंट से ज़्यादा बात करूंगी। विंग ए लेडी मैंने कैसे इस बिज़नेस को सपोर्ट किया, और मैं वही बोलूंगी जो मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि किताब की बातें किताब में लिखी हुई हैं। तो मैं जब बिज़नेस में आई, मैंने पहले भी बताया था कि धीरे धीरे मैं इस बिज़नेस में सीरियस हुई और बिज़नेस को बिल्ड करना शुरू किया। ऐसी बात नहीं है कि चैलेंजेस मेरे साथ नहीं थे, ऐसी बात नहीं कि डेमो मुझे नहीं सीखना पड़ा। मैं भी उसी प्रोसेस से यहाँ तक आई हूँ जिसके लिए आपको बोला जाता है, जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं। मेरे साथ भी वही चैलेंजेस था। हम लोग जिस समय बिजनेस में आए इतनी सर्विसेज नहीं थी, कॉम्प्लिकेटेड था, बट उस समय वही अच्छा लगता था। जो सुविधा थी उसी में हमने फाइट करके बिजनेस को बिल्ड किया। आज उस हिसाब से सोचेंगे तो बहुत सुविधाएं हैं। ठीक है, ये मीटिंग सेमिनार्स उस समय भी थे, इसको हम लोगों ने बहुत ही रिलीजियसली फॉलो किया, मीटिंग को बहुत प्रमोट किया, लेडीज को भी मीटिंग में लाने की कोशिश की। मैं तो ऐसे प्रमोट करती थी, और सच में मुझे भी फीलिंग होता था कि मैं हाउस वाइफ हूँ, बट एक कॉलेज लाइफ की शुरुआत जैसे होती है, कॉलेज छूटे हुए बहुत दिन हो गए थे, तो ये बिजनेस में मुझे वही फीलिंग आने लगा। फिर से एक टाइम में तैयार होके जाते हैं, वहाँ फ्रेंड सर्किल बनाते हैं, सब लेडीज़ के साथ मिलते हैं, और शुरुआत में कुछ फ्रेंड्स भी आते हैं, लाइक माइंडेड लोगों को लेके हम इस बिज़नेस में आते हैं, तो वो बड़े पक्के हो जाते हैं, जो आज तक भी मेरे बिजनेस में साथ है, बड़े बड़े लेवल पे। तो उनके साथ बड़ा अच्छा लगता था कि निकल के मिलेंगे वीक में एक दिन। तो मैंने इसको भारी नहीं बनाया, इसको हल्के रूप में ऐसे करके प्रमोट किया थी, बहुत अच्छा प्रमोशन हुआ, और वही डुप्लीकेशन अभी तक है। तो मेरे शहर में लेडीज़ का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है मीटिंग में। मैं यहाँ भी देख रही हूँ लेडीज़ के लिए ऐसा नहीं कि वो उनके साथ वो घर का काम नहीं होगा, बट वो ये समझ रही कि यही इंपॉर्टेंस है, इसीलिए यहाँ पे आए, ये मीटिंग इंपॉर्टेंट। तो ये लोगों को समझाना होगा नई लेडीज़ को कि मीटिंग ही आपका, हम लाख बताएंगे बट आपका विजन बड़ा मीटिंग में जाके ही होगा। ये मुझे उन्हें मैसेज देना, इसके लिए हमें रेगुलर मीटिंग में आना होगा। पक्की बात, ये बिजनेस लीडर्स से चलता है, बट उन लीडर से नहीं जो इसके बाहर वाले लीडर हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि मेरी तरह बराबर का कोई लीडर हो जाए, वो खुद लीडर बने रहने चाहते हैं और सब जिंदाबाद जिंदाबाद करे साथ में। बट यहाँ के लीडर्स की बात होती, हम लोगों की हमेशा चाहत होती है कि मेरे बराबर के लीडर मेरे ग्रुप में आ जाए, और हो तो मेरे से अच्छे लीडर हो जाएं, ताकि मेरा बर्डन थोड़ा कम हो और बड़ा ग्रोथ हो इस बिजनेस में। तो यहाँ सोच ज़्यादा बड़ा है ना, हम अच्छे लीडर्स चाहते हैं अपने बिजनेस में, तो ये लीडर्स के थ्रू चलता है ये बिजनेस। और लीडर्स का क्या काम होता है, जो हम लोगों से करवाना चाहते हैं वो खुद करना होता है, चाहे उसके लिए हमें जो भी चैलेंजेस फेस करके करना हो। मुझे याद है, आज भी लेडीज जो पुरानी है मुझे याद दिलाती हैं कि अरे आप तो इस परिस्थिति में इस बिजनेस को बिल्ड की हैं, बट मुझे उस समय चैलेंजेस नहीं लगता था। मुझे इतना पता हो गया था कि अगर मैं सेकेंड बेबी कैरी कर रही थी, अगर मैं अभी से घर बैठ जाऊंगी तो हो सकता है कुछ लेडीज फर्स्ट डे से ही बैठ जाए घर पे। तो मैं लास्ट टाइम तक मीटिंग में गई, कष्ट मुझे भी होता था, बट मुझे लोगों को मैसेज देना था कि अगर आप कहीं जॉब करेंगे तो मिनिमम छुट्टी लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाँ पे कटेगा। बट ये आपका बिजनेस है, इसमें भी मिनिमम छुट्टी लें तो आपका बिजनेस पे असर नहीं होगा। तो ये कब होगा, जब आप करना चाहेंगे, लोगों से करवाना चाहेंगे, तो वो काम खुद करना होगा। आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका बोलने का स्टाइल, आपका ग्रूमिंग, ये सब आपको चेंज करना होगा। आप हमेशा फ्रेश दिखेंगी तभी लोग आपके सामने फ्रेश होके आएंगे। तो आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं खुद को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये समझने की बात है कि ये बिजनेस हम लोगों के साथ करते हैं, किसी फैक्ट्री मशीन के साथ नहीं करते। तो हमेशा हमको लोगों को समझने की कला आनी चाहिए इस बिजनेस में। जो जितना जल्दी समझते हैं, इसको इम्प्रूव करते हैं, वो जल्दी लोगों के साथ
घुल मिल के इस बिजनेस को एक ग्रुप बना के काम करना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए हम आज भी नई लेडीज आती हैं तो जस्ट लाइक अ फ्रेंड आपके लाइफ में आया, उसको एक्सेप्ट कीजिए। और ऐसा नहीं कि फर्स्ट डे से उनको हम किताबी रूप से पूरा बिजनेस बता दिए, बट उनको स्पेस दीजिए, उनके लाइफ में भी थोड़ा इंटरफेयर कीजिए, बट एक लिमिट तक उनको अपने लाइफ में खूब स्पेस दीजिए, तब बिजनेस की बात इनपुट कीजिए, बहुत अच्छे से समझेंगे। तो ये आपको समझना होगा। हम उनके घर जाते हैं, ये समझना होगा उनका फैमिली स्ट्रक्चर क्या है, उनके बच्चों का साइज क्या है, कौन कौन लोग घर में रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस हिसाब से बिजनेस के रूटीन को सेट करेंगे। ये बिजनेस तो इतना मज़ेदार है, ये बिजनेस में कुछ भी ऐसा नहीं है जो अपने लाइफ में हम नहीं करते। ये बिजनेस में वही सब चीज़ है जो हम डेली करते हैं, बट अभी जैसे प्रेमवत बोले ना, डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है। ये बिजनेस अगर हम सारा काम करके सेट करना चाहेंगे तो शायद कहीं जगह नहीं मिलेगा इस बिजनेस के लिए, बट इस बिजनेस को अगर हम सेंटर में रखते हैं तो मेरा जितना भी लाइफ स्टाइल का रूटीन है सब सेट हो जाता है। और ये जो लोग जो जितना जल्दी सेट करते हैं वो जल्दी समझते हैं इस बिजनेस को और आसानी से इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं। क्यों एक लोग साथ साथ ज्वाइन करते हैं, ग्रुप में आते हैं, कुछ लोग एक कपल थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, एक वहीं स्टकअप रह जाते हैं। उनके माइंडसेट से, उनके बिहेवियर से, उनके वर्क ऑफ एथिक्स से ही वो ऐसा होता है। ये कॉमन सेंस का बिजनेस, ये समझने की बात है। कॉमन सेंस जितना पॉजिटिवली इस बिजनेस में लगाएंगे उतना इम्प्रूव करेंगे इस बिजनेस को। ठीक है, हमें होमवर्क दिया गया, शुरू में हमें भी होमवर्क दिया जाता था, और इनफैक्ट हम लोग जब शुरू किए थे बिजनेस तो कोई अपलाइन नहीं थे बताने के लिए, ना लेडी ना जेंट्स, कोई नहीं थे हम लोगों के। हम प्रेमवत खुद सर्च करते थे, समझते थे, खोजते थे। हम ही लोग मीटिंग शुरू करते थे, 2-4 आदमी से मीटिंग शुरू किए थे अपने शहर में, बट खुद पढ़ाई करते थे। और इतनी समझ थी लोगों को कैसे समझा जाए, लोगों को कैसे समझाया जाए, लोगों को कैसे मीटिंग में लाया जाए, कैसे ग्रुप में लाया जाए, कैसे थोड़ा फन किया जाए। और ठीक है, कुछ गलतियां भी होती होंगी सिस्टम के हिसाब से, बट ऐसे ही हम लोगों ने लोगों को जोड़ा। तो शुरुआत ही हम लोग के थे, हम लोग को तो कोई बताने वाला भी नहीं था कि क्या करना है। लेडी तो कोई थी ही नहीं। जैसे हम लोग के अपलाइन अनुराग जी हैं, उस समय अनमैरिड थे। अनुराग जी भी सिल्वर जब हम लोग बने तब प्रेमवत जी हम लोग से परिचय हुआ उनका। आज पार्ट एंड पार्सल हम लोग हैं लाइफ में, उनकी फैमिली और मेरी फैमिली। बट उस समय कोई बताने वाला, बट अपने ही कॉमन सेंस से हम लोग सिल्वर तक गए, प्लैटिनम तक गए। ये समझ थी कि लोगों को दिल नहीं दुखाना चाहिए, लोगों को खराब नहीं बोलना चाहिए, लोगों से अच्छा रिलेशन करना चाहिए, लोगों से बॉन्डेड होना चाहिए, तभी हम उनको अपनी बात बता पाएंगे। रिलेशनशिप हमने भी बनाया और ये मूल मंत्र है इस बिजनेस का, रिलेशनशिप। और उसमें मेन रोल लेडीज का, हम लेडीज का ही होता है रिलेशनशिप में। कुछ लेडीज को लगता है कि हस्बैंड, बिजनेस शब्द हस्बैंड का काम है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हस्बैंड वाइफ बिजनेस है। कुछ देखिए, हम 1-2-4 सेंटेंसेस बोलेंगे, वही क्वेश्चन है और वही आंसर है। थोड़ा शब्द का हेर फेर करेंगे, क्वेश्चन से आंसर बन जाएगा। जैसे कुछ लेडीज का क्वेश्चन होता है, बच्चों के कारण हम बिजनेस को नहीं कर पाते। उसमें एक ही शब्द, बच्चों के ही कारण इस बिजनेस को करना है, ही शब्द लगा दिए तो क्या उसका आंसर मिल गया ना। बच्चों के ही कारण हम बिजनेस को नहीं कर पाते हैं। मेन चैलेंजेस बच्चे आते हैं, बट बच्चों के ही कारण हमको इस बिजनेस को बिल्ड करना है। अगर इसको हम रीजन बनाएंगे तो कर लेंगे ना। वो बच्चे कभी हम मेरे को चैलेंज नहीं दिखेंगे, उन्हें हम सेट करके कर लेंगे। शुरुआत में ऐसा नहीं कि मुझे घर का चैलेंज नहीं फेस करना पड़ा था। मुझे अभी भी याद है, मेरा लाइफ पहले भी बहुत सेटल्ड था और बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल था मेरा। प्रेमवत जी बहुत बड़े ऑफिसर थे और मैं उनकी वाइफ थी। सोसाइटी में एक बहुत अच्छा स्टेटस था मेरा, बहुत अच्छे लाइफ स्टाइल के साथ हम रहते थे, बहुत नौकर चाकर स्टाइल में हम रहते थे। ये बिजनेस आया तो बहुत उथल पुथल मेरे लाइफ में भी आया, बहुत चीज़ चेंज करना पड़ा मुझे भी अपने रूटीन को। दिन में जो हम आराम से रहते थे तो मुझे काम दे देते, प्रेमवत गाड़ी लेके किट ले आना, गाड़ी लेके उसके घर चले जाना, तो मुझे भी थोड़ा लगता था उल्टा पुल्टा। बट मैंने सीखा कि इसको करना होगा, करना होगा पैसे के लिए। उस समय नहीं मुझे समझ में आता कि पैसे के लिए करना, उस समय मैं प्रेमवत जी के लिए की थी, क्योंकि हस्बैंड एक बार ठान लिए थे ये बहुत जुनूनी है, बहुत मेहनती है, और इनको जब चढ़ जाता है कि ये काम करना है तो वो करेंगे, चाहे मैं साथ देती या नहीं देती, ये काम करते। तो मैं इसलिए भी करने लगी। बट धीरे धीरे मुझे मन लगने लगा इस बिजनेस में, कुछ तो कारण हुआ बिजनेस में मुझे आगे बढ़ने का। एक प्रीसियस चाइल्ड 9 साल के बाद हुई थी मेरी बेटी, उसके साथ मेरा रूटीन बहुत सेट रहा करता होगा, उसको मैंने उलट पुलट किया शुरुआत में।
लोग घर में आते थे, उसकी नींद डिस्टर्ब होती थी, मुझे अभी भी याद है छोटे छोटे चीज़, मैं डिस्टर्ब होती थी, बट उसको ही इंजॉय किया, कभी लोगों को पता नहीं चलने दिया कि आपके आने से हम डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि ये मुझे पता चल गया था ये आएंगे तभी मेरे बिजनेस में लोग आएंगे और लोग आएंगे तभी बड़ा बिजनेस होगा। ये समझने की बात, ये छोटे छोटे चीज़ हम लेडीज ही समझ सकते, बहुत पावरफुल होते हैं हम। एक लास्ट में भी स्टोरी करके ख़त्म करेंगे, आप बहुत अच्छे से रिलेट करेंगे कि लेडीज़ कितनी पावरफुल होती। विजुअलाइज कीजिए बड़ा बिजनेस का, मैं पहले भी ये बात बोली थी। आज मेरे लाइफ में बेबी आता है, हर लेडीज़ के लाइफ में एक बेबी आता है, उसको हम विजुअलाइज करते हैं, एक बहुत प्यारा बेबी मेरे घर आएगा, मेरे गोद में आएगा। इसके लिए हम 9 महीने का पेन कितने अच्छे से गुजारते हैं। तो आप विजुअलाइज कीजिए कि बड़ा बिजनेस डायमंड शिप मेरे पास आएगा, तो उसके प्रोसेस के पेन को तो हमको लेना होगा ना। आज हम किसी डायमंड को यहाँ से देखते हैं, एमरल्ड को देखते हैं, उनकी हाइट को देखते हैं तो लगता है कि आकाश ये यहाँ तक चले गए, बट ये जरूर याद कीजिए कि वो भी यहीं से यहाँ तक गए, उनको भी यही सब फेस करना पड़ा होगा। और कुछ चीज सेम थिंग सब जगह होता है, सारी कहानी एक जगह। इन लॉज का नेचर, उनका एक्सपेक्ट जो करते हैं अपने बहुओं से सेम होता है, सब जगह थिंकिंग सेम होती है। पढ़े लिखे हैं मेरे सास ससुर जी मेरे पढ़े लिखे हैं, मदर इन लॉ अच्छी हैं, बट उनको भी लगता था कि ये कौन काम हुआ, ये तो बाहर रहता ही था हमेशा, और कौन ऐसा काम शुरू किया जो हमेशा इसको भी लेके बाहर चला जाता है। तो ये मुझे भी सुनना पड़ता था। फिर इससे नहीं हुआ तो घर आने पे आजकल की लड़कियां तो काम करने के डर से बाहर निकल जाती हैं साथ में। ऐसा नहीं था काम करने वाले घर में नहीं थे, बट उनको नहीं समझ में आता था कि ये भागने के लिए चली जाती है बाहर। ठीक है, हम शुरुआत में भागने के लिए ही गए, बट काम हुआ उसी से काम हुआ ना। तो आप भागने के लिए भी निकलिए और धीरे धीरे इसको हैबिट में डालिए, तो आपका काम हो जाएगा इस बिजनेस में। खूब फन के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कीजिए। आज हम सोचते हैं कि ये नहीं होता तो हम क्या करते, ये कभी नहीं लगता कि हम क्या लूज किए, कुछ नहीं काम छोड़े, बट अपने को धीरे धीरे डिसिप्लिन किए इस बिजनेस में। आज सब दिन सब फंक्शन, मुझे छोटे छोटे कामों में बहुत मजा आता था। फैमिली गेट टुगेदर, लोगों को घर में अननेसेसरी भी मने अपने हिसाब से हमको बहुत मजा आता था। दिन में बुला लेना, फन करना, कुछ खाना बनवाए, घर में थे स्टाफ, कुछ खाए पिए, मूवी चले गए, बच्चों को लेके जू चले गए, सब कुछ लोगों को कलेक्ट करके, क्योंकि जिस सिटी में रहते हैं हम लोग फैमिली लोग भी बहुत रहते हैं। कभी पूजा वूजा हुआ तो सब जमा हो गए, घरेलू बर्थडे में एक दिन घर का पार्टी हो गया, एक दिन बाहर का, इस टाइप के काम में बहुत मजा आता। हमने इन्हीं को थोड़ा थोड़ा कम किया और सब काम किए, कोई काम नहीं छोड़े। 2 बच्चे भी इसी बीच में हुए, उनको भी पाला पोसा। बेसिक्स मुझे भी करने होते थे। मेरा बेटा 3rd चाइल्ड, उसकी दादी इतना गुस्सा करती थी कि ये अब कौन काम हुआ, इतना दिन से लगी हुई है, अब जब मेरा पोता हुआ उसको छोड़ के भी भागी रहती। बट ऐसा नहीं था, केवल बेसिक्स उसका हम करते थे, क्योंकि उस समय डायमंड शिप का चक्कर था मेरा। और हम लोग सोच लिए थे कि इतने ही लोग, उसी के बीच से हम डायमंड गए। सोच को बदलना पड़ा, केवल सोचना पड़ा कि हमें डायमंड जाना है, सोच में लाना होगा। आप लगातार काम कर रही है, नौकरी मत कीजिए इस बिजनेस में, बिजनेस कीजिए। और बिजनेस में जितना करेंगे ना, ग्रोथ के लिए सोचेंगे ना, आपकी एक्टिविटी चेंज होगी। ये नौकरी थोड़े ना है कि हम एक बार कर लिए तो 60 साल भी रिटायर करेंगे। इसमें जितना जल्दी ग्रोथ लीजिएगा, रिटायरमेंट उतना जल्दी होगा। और फिर इसमें आफ्टर रिटायरमेंट बहुत मजा है। ऐसी बात नहीं मुझे चेंज नहीं करना, मुझे भी बहुत चेंज करना पड़ा। और अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं वैसे ही मीटिंग में गई थी, वो नई लेडीज थी, वो खूब आगे का सीट 2-3 सीट लेके बैठी हुई थी, मुझे बैठने नहीं दिया उन्होंने। कुछ पुराने लोग ऑब्जेक्ट किए कि नहीं बैठने दो, हम इशारा किए मुझे मजा लेने दो, खड़े रहने दो। जब मैं लास्ट पे गई अपने स्टेज पे, वो इतना सॉरी बोली आके, क्योंकि उनको भी बिजनेस थोड़ी देर समझ में आ गया था, जितना देर सुनी थी तो मतलब समझ गई थी कि ये बिजनेस बढ़िया है। और उस बिजनेस का जो सबसे हाईएस्ट लेवल का पर्सन ऊपर गया, तो उनको लग रहा था इनको हमने नहीं बोला बैठने के लिए, हम बस वही उनसे बोले कि आप बिजनेस को बिल्ड कर लीजिए, चाहे जो भी आपको बुलाए हो, मेरा बैठना नहीं बैठना सब सक्सेस हो जाएगा। तो आज भी जो नए लोग हैं ना, उसी स्टाइल में बात करते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता है इस बिजनेस के अंदर की बात। तो ये इंटरनल ग्रोथ देगा आपके बिजनेस को। मैं लेडीज के पावर की बात थोड़ा बताऊंगी। देखिए, यहाँ भी वही रूल होगा शादी ब्याह का। एक लड़की की शादी होती है, उसको लेने के लिए दूल्हा जाता है,
उसके माँ बाप जाते हैं, उसके रिश्तेदार जाते हैं, मोहल्ले वाले लोग जाते हैं, उस शहर से लोग जाते हैं, दूर दूर के रिश्तेदार दूसरे शहर से भी आते हैं, बैंड बाजा बारात खूब ढेर सारी गाड़ी वाड़ी लेके जाते हैं, अकेले तो नहीं जाते। और वहाँ जाते हैं, शादी ब्याह होती है, बट वो लड़की इतनी हिम्मत वाली होती कि अकेले उनके साथ चली आती। ये बहुत पते की बात है, उनके माँ बाप भी छोड़ने नहीं आते, वो सबको बोल के आते कि मैं निपट लूंगी सबसे और अच्छे से रहूंगी। तो आप में बहुत शक्ति है, आप में बहुत पावर है, ये सच बात है। और हम नए वातावरण में नए लोगों के साथ कितने अच्छे से एडजस्ट करके अच्छा लाइफ जीते हैं। तो इस बिजनेस में भी नए लोगों के साथ अच्छे से एडजस्ट होइए, नए लोगों को खूब वार्म वेलकम कीजिए, इस बिजनेस में बाय हार्ट वेलकम कीजिए, उनसे खूब स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाइए और खूब मज़ेदार बिजनेस बिल्ड कीजिए, क्योंकि ये किसी का एक का नहीं है, ये सबके लिए है। और पते की बात यह है कि मेरा बीता हुआ कल वहाँ है, पर आपका आने वाला कल यही है। तो जब आपको दिख रहा है आपका आने वाला कल, तो उसके प्रोसेस को ही ना केवल करना है आपको, रिजल्ट तो आपको पता है कि हम करेंगे तो यहाँ तक जाएंगे। और मैं बता ही रही हूँ, विश्वास दिला ही रही हूँ कि मैं भी उसी प्रोसेस से यहाँ तक आई हूँ, तो आप भी आ सकती हैं ना। हस्बैंड वाइफ यूनाइटेड, आप परिवार में लोग बोलते थे, उस समय खूब भीड़ भाड़ रहती थी, खूब हम लोग भागा भागी में लगे रहते थे, छोटा बच्चा पेट में बच्चा निकल जाते थे, तो सब बोलते थे दोनों एक से हैं, कोई किसी को रोकने वाला नहीं है, क्या पता कौन काम शुरू किया। बट आज वही लोग उसी लाइन को बोलते हैं, बट बोलते हैं दोनों एक से थे, इसीलिए इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड किया। इसका मतलब आपको समझना होगा, हस्बैंड वाइफ एक से होते हैं तभी ग्रोथ होता है, एक माइंडसेट के यूनाइटेड होते हैं तभी ग्रोथ होता है, ये समझने की बात है। और सेम लाइन बोलते हैं फैमिली में, बट उसका मतलब बदल गया, क्योंकि हमने प्रूव किया अपने आप को। तो इसको प्रूव कीजिए, बहुत मजा है, बाप रे ऐसे घूम भी नहीं पाते। प्रियमत उतनी बात बताए ना, कितने कंट्रीज हम लोग गए, लिख भी नहीं पाते हैं। एक दिन सोचे थोड़ा बायोग्राफी लिखें अपना, कितने कंट्री गए, तो लिख भी नहीं पा रहे, एक दो छूट ही जा रहा है। कितने जगह कोई किसी के बस की बात नहीं थी, लाख प्रियमत जी कमाते, पर टाइम ही नहीं निकाल पाते, इतने सोच में ही नहीं आते कितने जगह जाना है मुझे। ज्योग्राफी केवल बुक्स में और टीवी में देखने के लिए नहीं है, वसुंधरा भोगने के लिए हम आए हैं। और ये बिजनेस माध्यम है, सोर्स है ये बिजनेस आपके पास, इसको भोग सकती हैं आप। इस बिजनेस में कुछ अलग नहीं है जो मेरे लिए, हम लेडीज के लिए नहीं है। हम लेडीज का क्या स्पेशलिटी है? गॉसिप, शॉपिंग, फ्रेंडशिप, ये तीनों चीज है इस बिजनेस में। केवल थोड़ा बदलना होता है, गॉसिप थोड़ा चेंज करना होता है, अच्छी अच्छी बात करनी होती है। फ्रेंडशिप पहले भी हम करते थे, आज भी करते हैं, फ्रेंडशिप करना होता है। शॉपिंग, पैसे आएंगे तो शॉपिंग करेंगे, शॉपिंग हमेशा हमको अच्छा लगता है, बट उसके लिए सोर्सेस चाहिए, ये बहुत अच्छा सोर्स है। तो हम कुछ साल, 2, 4 साल, 5 साल हस्बैंड के साथ लेके केवल विजुअलाइज करेंगे कि बड़ा सा डायमंड वहाँ लटका हुआ है, उसे मुझे लेना है। कुछ भी विघ्न बाधा आएगा, हम उसको करेंगे। तो आप कर सकती हैं, आप बहुत पावरफुल हैं। मैं यहाँ से विश्वास दिला के जा रही हूँ, और मैं आप लोग के लिए भी विश करके जाती हूँ कि आप डायमंड निकलिए और मेरे शहर में आइए, बहुत मज़ा आएगा, वार्म वेलकम मिलेगा वहाँ, और बहुत अच्छे अच्छे श्रोता हैं वहाँ, बड़े पिंस हैं आपको सुनने के लिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। क्या बात, वेरी गुड। एक आदमी ने कहा है, एक शख्सियत ने कहा था कि एवरीवन कम्युनिकेट्स बट फ्यू कनेक्ट्स। बहुत सारे लोग कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन कुछ लोग कनेक्ट करते हैं, अपने आप को उससे कनेक्ट कर देते हैं। When Sunita speaks, she does not communicate, she connects with the people, and that's the best part. और यह भी मन की बात है, इस बिजनेस में सफल होने के लिए यह भी एक इनसाइड स्टोरी है जिसको समझने की जरूरत है। एक बार कोका कोला के सीईओ ने, रॉबर्ट वुडरॉफ ने कहा था कि कोका कोला की सफलता में कोका कोला का लिक्विड मटेरियल और वो सब जो देखते हैं, प्रमोशंस एंड सेल्स एंड मार्केटिंग, वो नहीं है। इसकी सक्सेस की इनसाइड स्टोरी छिपी हुई है इसके अंदर के प्रिपरेशन में जो पहले हुई थी, और उसी से IBM के भी लिंडा सैनफोर्ड ने सेम बात कही थी। इवन हम जो रेक रॉक की कहानी दिखाते हैं,
मैकडोनल्ड की, उसकी कहानी भी वही कहानी है। दोस्त, हर जगह इनसाइड स्टोरी है और वही इनसाइड स्टोरी हमेशा बताई जाती है। यहां पर भी इस बिजनेस में अगर आपने इन चीजों को समझ लिया तो आपका बिजनेस भी बदल जाएगा। डायमंडशिप क्या है? डायमंडशिप के बारे में लोग कहते हैं कि जिस साल किसी के 6 लेग्स क्वालिफाई कर जाते हैं, 6 महीने वो डायमंड चला जाता है। लेकिन क्वालिफाई तो बाद में करते हैं, उस साल डायमंड जाने का इनसाइड जॉब वो पहले ही पूरा कर लेते हैं, अंदर की कहानी वो पहले ही पूरा कर लेते हैं। और वो कहानी होती है कि उनको 100% उस साल विश्वास होता है कि वो इस साल डायमंड जा रहे हैं। 100% उनका फेथ होता है। वो उस साल 100% पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड से काम करते हैं, चाहे 2000 पीवी पर भी वो लेग 12 तारीख 14 तारीख को क्यों न हो, उनके दिमाग में ये रहता है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की 10,000 पीवी ये 31 तारीख तक करेगा ही करेगा। वो वॉर रूम प्रिपरेशन पहले ही कर चुके होते हैं, अगर ये सिचुएशन होगा तो क्या करेंगे, अगर इस लेग में ये प्रॉब्लम होगा तो वहां से कहां से आएगा पीवी, अगर इसमें ये दिक्कत होगी तो ये 9% कैसे जाएगा। वो वॉर रूम प्रिपरेशन पहले ही कर चुके होते हैं। वो हर एक पेन और चैलेंज लेने के लिए अपने शरीर को कस चुके होते हैं, तैयार हो चुके हों कि ये दर्द होगा, ये सब पेन होगा, और इस इनसाइड जॉब को वो पूरा कर लेते हैं। इसीलिए वो बाहरी दुनिया में सब लेग्स को क्वालिफाई करा लेते हैं और वो डायमंड साल चले जाते हैं। यही समझने की बात है दोस्त। मैं आपको सच बताता हूं, आप इन गुणों को अपने अंदर लाते चले जाइए, डायमंडशिप आपके नजदीक आ जाएगी। आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, धैर्य रखना होगा। बुरे वक्त भी बिजनेस में आएंगे, ऐसा नहीं है कि हमेशा सही चलेगा। डाउनलाइन कोई गड़बड़ भी होगा, उसकी निगेटिविटी भी आपको मिलेगी। उस समय आपको नीलकंठ बन जाना है, विश्वमन करना है, लेकिन गले तक ही रखना है, अपने को नहीं खराब करना है, लेकिन बोलना नहीं है उसको, चुपचाप उस चीज को ले लेना है। क्यों? क्योंकि आपको आगे जाना है तो आपको पेशेंस भी रखना है। क्लोजिंग ठीक नहीं होगी तो उस डाउनलाइन से लड़ाई नहीं करनी है। यू हैव एक्सपेक्टेड दैट ही विल डू एवरीथिंग बट ही हैज नॉट डन इट। अगले दिन भी, अगले महीने भी 1 तारीख 2 तारीख को अच्छा बर्ताव, वैसे ही बर्ताव जैसे करते थे। गोल्स के लिए फाइट करना, 25 तारीख को नहीं छोड़ देना, 26 को नहीं छोड़ देना। कभी तो दिख रहा है 5600 10,000 कहां से होगा, 3 दिन बचा है, अंतिम समय तक फाइट करना है। यही पेशेंस है, और यही पेशेंस अगर धैर्य आपने रखा, जो आपका इनसाइड जॉब है, तो आपका एक्सटर्नल एक्शंस हो जाएगा। लेकिन अगर पेशेंस नहीं रखेंगे तो प्लान दिखाना ही खत्म हो जाएगा, आप अगले महीने पर उसको टाल देंगे और चीजें खराब हो जाएंगी। सो वेरी इंपॉर्टेंट, सुनना है, पावर ऑफ लिसनिंग जिसको कहते हैं, हमेशा सुनने के लिए तैयार रहना है। कहीं कुछ हुआ उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लेना है। ऐसा नहीं कि हमारे लिए केवल एक चीज हुआ बस उस समय कान खोल कर रखे, दूसरे किसी क्रॉस लाइन की भी बात हो रही है, इट कैन बी ए लेसन फॉर यू। If you will be a good listener, I am telling you, your business is going to be changed. एक गुरु हफीज की स्टोरी मुझे याद आ गई अभी। बहुत बड़े सूफी गुरु थे, उनके बहुत सारे शिष्य हुए। उस शिष्य में से एक शिष्य बड़ा ही अच्छा था। रात को जब सोए हुए थे सब लोग, तो गुरु ने उसका नाम लिया, हफीज का, जो हफीज शिष्य था। गुरु थे सूफी गुरु, जो उनका शिष्य हफीज था। हफीज, मुझे एक काम था। धीरे से उन्होंने बोला। हफीज फटाक से उठ गया, गुरु जी क्या काम है? उठ के उसने तुरंत कर दिया। 10 मिनट बाद वो सो गए। फिर उसने दूसरे शिष्य का नाम लिया, लेकिन जिस शिष्य का नाम लिया उसकी नींद नहीं टूटी, फिर हफीज की नींद टूट गई। गुरुजी कुछ कह रहे थे आप क्या? ऑल्दो ही वाज सेइंग टू डिफरेंट पर्सन। 10 मिनट बाद फिर तीसरे शिष्य का नाम लिया, फिर सबसे पहले हफीज की ही नींद खुली। 10 शिष्य का नाम पुकारते रहे, लेकिन पहले हफीज ही पहुंचता रहा। और हफीज ने अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लिया था कि गुरुजी के किसी भी आहट में सबसे पहले चीजों को स्वीकार मैं ही करूंगा। इस लिसनिंग मोड में कोई अगर आ जाता है, इस तरह की सोच कोई अगर रख लेता है, फ्रेंड्स, उसकी कहानी को बदलने में कभी वक्त नहीं लगता है। ऐसे ही लोग जो अंदर से अपने इन गुणों को विकसित करते हैं, वो 1000 ऐसे लोगों से बहुत अच्छे हैं जो अविकसित है, जिसने इन सब इनसाइड स्टोरी को पूरी नहीं की है। अगर आपको किसी को सेलेक्ट करना है कि कोई एक आदमी 12% पर है, बड़ा वॉल्यूम हो रहा है, उसको उस पर फोकस करें, या उसके बगल में कोई एक 6% पर आदमी है लेकिन उसको फोकस करें, जो 100 पीवी कर रहा है, जो कोर है, जो लिसनर है, जिसका एटीट्यूड अच्छा है, जो आपके साथ काम करने के लिए झुक के तैयार है। बिलीव मी, यू ऑलवेज फोकस ऑन दैट 6%, क्योंकि ये इनसाइड स्टोरी को पूरा कर रहा है। आउटसाइड स्टोरी तो बाद में भी हो जाएगी। उसकी आउटसाइड स्टोरी रह के भी अगर इनसाइड स्टोरी नहीं हुई, इनसाइड जॉब उसने नहीं किया, तो चीजें खराब हो जाएंगी। समझने की जरूरत यही है, और यही आपको काम देगा। जिस अंतिम चीज की बात मैं कहना चाहता हूं, और जो उसकी सक्सेस की सबसे बड़ी इनसाइड स्टोरी, इनसाइड पैरामीटर है, दैट इज सबमिशन, समर्पण। और ये समर्पण का गुण
सबसे अधिक आवश्यक है फ्रेंड्स, मैं बताता हूं। और इस सबमिशन को तो पावर के रूप में भी डाल दिया गया, 3 पावर्स में भी डाल दिया गया, दैट इज पावर ऑफ सबमिशन। दोस्त, समर्पण और कुछ नहीं है। किसी शख्सियत, किसी व्यक्ति के लिए जब आपके मन में कोई भी खराब बात नहीं रह जाती है, एक पैसे भी खराब बात, कोई ईगो नहीं रह जाता है, जब आपके अंदर का विद्रोह एकदम खत्म हो जाता है, तभी सच्चे दिल से आप उसके अंदर उसके सामने समर्पित होते हैं। Submission is nothing but absence of rebellion. When absence of rebellion comes, then submission starts. जहां पर विद्रोह की समाप्ति होती है, समर्पण की वहीं से शुरुआत होती है। और किसी को समर्पण करने का मतलब उस व्यक्ति, उसके देह, उसके शरीर, उसके इन चीजों को समर्पण नहीं करना होता है, बल्कि उसकी सफलता, उसके अंदर के गुणों को समर्पण करते हैं। आप देखिए ना, जितनी बड़ी बड़ी चीजों, धर्म में भी देखिए, ये तो धर्म की नगरी है। जब भी हवन होता है तो हवन में देखते हैं क्या बोलते हैं, समर्पयामी, समर्पयामी, इदम समर्पयामी, सब चीजों के बारे में बात होती है। जब तक आप समर्पित करके किसी चीज को नहीं देखते हैं, पूजा पूरी होती ही नहीं है। समर्पण का भाव यही है। सबमिशन को समझिए दोस्त, ये आपको बहुत मजबूत करता है, कमजोर नहीं करता है। बहुत बार लोगों को लगता है कि किसी के सामने हम सबमिट किए तो हम कमजोर, वो मजबूत। नहीं, जिन पेड़ों में फल नहीं होते हैं वो खड़े रहते हैं, लेकिन जिन पेड़ों में बहुत सारा आम लदा रहता है उसकी डालियां झुक जाती हैं। जहां पर बहुत ग्रोथ है, समर्पण वहीं होता है। कायर व्यक्ति समर्पण नहीं करता है, मजबूत व्यक्ति समर्पण करता है। उन्हीं वृक्षों की डालियां झुक जाती हैं, जमीन को चूमने लगती हैं, जिनमें फल लदे होते हैं। जिनमें फल नहीं है वो तो ऐसे ही खड़ा है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। वो तो ऐसे ही खड़ा है, वो तो कुछ देता भी नहीं है। तो समर्पण को इससे मत आंकिए। हमेशा हमेशा समर्पण का मतलब यही है। क्यों समर्पण करेंगे हम? फॉर बेटर ग्रोथ, मेरी ग्रोथ अच्छी हो, फॉर बेटर वर्क हम समर्पण करते हैं, फॉर ब्लेसिंग्स हम समर्पण करते हैं अपने ग्रोइंग अपलाइन को, फॉर माय ऑपरेशनल सपोर्ट्स। और सच पूछिए तो अंदर की शक्ति को मजबूत करने का यह उपाय है। बहुत बार बहुत लोग बोलेंगे आई एम सबमिटेड टू माय अपलाइन, लेकिन वो उनका ईगो बोलता है, वो समर्पित नहीं होते हैं। समर्पण तो आपके कार्य, आपके व्यवहार से होता है। मैं समर्पण करना चाहता हूं, इसमें मैं शब्द को हटा दो, समर्पण अपने आप हो जाएगा। मैं शब्द को रखने की क्या जरूरत है ना? तो इस चीज को समझने की जरूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप जब समर्पण करते हैं तो आपका डे टू डे का काम बड़ा अच्छा होता है। यू विल वर्क विथ योर अपलाइन, यू विल टॉक विथ हिम, आपका नेक्स्ट पिन जल्दी आता है, आप रिव्यू अपना जल्दी करा लेते हैं, आप जो रियल सर्कमस्टांस है, जो वस्तु स्थिति है, उससे अवगत होते हैं। सच पूछिए तो एक मेंटरशिप प्रोग्राम आपको मिलता है। सबमिशन के बगैर मेंटरशिप प्रोग्राम भी नहीं होता है। आपका अपलाइन सोचता है कि बोल तो रहा है, लेकिन इसके अंदर में चल कुछ और रहा है। क्या मैं इसको बताऊं? सच्ची बात बताऊंगा तो ये बोलेगा नहीं। आपके अपलाइन को इतना स्पेस मिल जाए, इतनी जगह आप दें कि वो सच्ची बात आपको बता सके। बहुत बार हम अपनी ही बात रखते हैं उसके पास, बोलने नहीं देते। अब बेचारा वो सोचता है कि अगर मैं बोलूंगा तो ये दुखी हो जाएगा, इसके दिमाग में ये चलेगा, और वो वह भी नहीं बोल पाता है जो आप गलत कर रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपके अपलाइन का पिन हो सकता है आपसे छोटा हो, लेकिन आपके अपलाइन की सोच आपके लिए जो है वो कभी छोटी नहीं होगी, वो बहुत बड़ी होती है। इसीलिए कभी ये मत सोचिए। सबमिशन का पिन से कोई संबंध नहीं है। पिन का ग्रोथ से संबंध होता है, ग्रोथ का पिन से संबंध होता है। सबमिशन का संबंध होता है अपने हृदय से जुड़े हुए आपकी बात को। क्या दिक्कत है? सोचने की क्या जरूरत है? आपके अपलाइन का बिजनेस अलग है, आपका बिजनेस अलग है। आपके अपलाइन के बिजनेस से आपको मतलब नहीं है। अपलाइन आपको क्या सिखाएगा, आपको क्या ब्लेसिंग्स देगा, आपको उसकी जरूरत है। क्योंकि आपके लिए सच्चे दिल से, मन से, हृदय से आपकी ग्रोथ को सोचने के लिए अपलाइन मजबूर है। तो आपको हमेशा उसको सफिशिएंट स्पेस देना चाहिए, सो दैट ही कैन गिव यू एवरीथिंग एंड यू कैन रॉक इन दिस बिजनेस। दोस्त, इस बिजनेस में आप बहुत बड़ी ऊंचाई पर चले जाइएगा अगर आप टोटल सबमिशन के लिए तैयार हो जाइएगा, पूर्ण समर्पण के लिए। वंस यू गो फाउंडर्स प्लैटिनम एमरल्ड एबव देन दैट, यू मस्ट सबमिट प्रॉपरली, टोटली। बहुत बार हम गलत कर देते हैं, बहुत बार यहीं पर आकर हम रुक जाते हैं, और हमको जो अच्छी बातें हैं वो समझ में नहीं आती हैं। नॉट इवन दिस ब्रिट वर्ल्ड वाइड, बट ऑल्सो विथ ऑल दोज पर्सन्स विथ whom I have been building since 10 years, 8 years, 7 years, और हम उनको महत्व नहीं दे पाते हैं। और हम आपको बताते हैं आपका पूर्ण समर्पण
आपके अपलाइन को इतना खुश उत्साहित कर देगा कि आपके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार होगा। जरा एक बार उनके हाथ में हाथ डालकर आप देखिए और बोलिए कि मैं सच में आगे बढ़ना चाहता हूं, मुझ में जो गलतियां हो उसको ठीक करने के लिए आप बोलिए मैं मेहनत भी करूंगा। और देखिए आपका बिजनेस कैसे वो बदल डालेंगे, देखिए आपका बिजनेस कैसे बदल डालेंगे। भुवनेश्वर जगन्नाथ भगवान की नगरी है, जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। 6 बार भोग लगता है, कुछ लोग भोजनपुरी भी कहते हैं। आई हैड ऑल्सो टेकन दैट महाप्रसाद। इस नगरी से अच्छा समर्पण कौन सिखा सकता है, आप बताइए नहीं। इस नगरी से अच्छा समर्पण कौन सिखा सकता है, जहां पुरी में जाकर आदमी अपने आप को समर्पित करता है और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करता है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी भी बताता हूं, राधा कृष्ण की स्टोरी, जो इसी से जुड़ी हुई है, बड़ी अच्छी मुझे लगी। एक बार राधा कृष्ण, तो आप जानते हैं कि कृष्ण की सबसे प्यारी और सबसे नजदीक और जिनका नाम उनके पहले भी आता है वो राधा ही है। सारे जगहों पर राधा कृष्ण और राधा कृष्ण ही है। इतनी प्रिय थी राधा कृष्ण की। लेकिन एक बार राधा ने कृष्ण को कहा कि कृष्ण, मैं आज आपको एक सच बात बताती हूं। तो कृष्ण ने कहा, क्या राधे बोलो। तो राधा ने कहा कि आप मुझको सबसे ज्यादा प्यार नहीं करते हैं। कृष्ण ने कहा, क्या बात करती हो, सबसे ज्यादा मैं तुमको ही प्यार करता हूं। तुम्हारे लिए मैंने क्या नहीं किया, कहां नहीं गया, और पूरी कहानियां कह दी। सब पीछे, सत्यभामा पीछे, रुक्मिणी पीछे, वो पीछे, सबसे आगे तो तुम ही हो। तुम्हारा नाम भी मैं सबसे पहले अपने भक्तों के बीच में लेता हूं और सबसे ज्यादा मैं तुमको प्यार करता हूं। तो राधा ने कहा कि नहीं कृष्ण, आप सबसे ज्यादा मुझको प्यार नहीं करते हैं, आप किसी और को करते हैं। अब तो ये चौंके। तो कृष्ण ने बोला, किसको करते हैं बता दो। और तब राधा ने कहा कि आप मुझसे भी ज्यादा अपनी बांसुरी को प्यार करते हैं। कृष्ण चुप हो गए, कहे अरे ये क्या बात है। फिर गंभीर हो गए, 1 मिनट मौन हो गए। और तब उन्होंने कहा कि बात तो तुम सही कहती हो, तुमसे ज्यादा मैं अपनी बांसुरी से प्यार करता हूं, लेकिन क्यों करता हूं ये नहीं पूछोगी। कहा हाँ बताइए क्यों करते हैं। कहा देखो राजा, तुम तो सजीव भी हो, तुम रोती हो, हंसती हो, मेरे साथ खुश होती हो, कभी लड़ भी जाती हो, नहीं आता उस समय पे तंग भी होती हो, कभी मेरे लिए कुछ आलोचना भी सुना देती हो। तुमने गोपियों के साथ मिलकर उद्धव वाली कहानी भी करी, निसी दिन बरसत नयन हमारे। तुम हमसे लड़ी भी हो, तंग भी की हो, प्यार कम की है तो ये भी की हो, प्यार भी की हो, ये सब की हो। लेकिन बांसुरी के बारे में जानती हो, वो सजीव भी नहीं है तुम्हारी तरह, वो निर्जीव है। उसको जब मैं उठाता हूं तभी उठती है, जब मैं ओठों से लगाता हूं तभी लगती है, जब रख देता हूं तो कुछ नहीं बोलती है, जब उसको बजाता हूं तभी बजती है। जब मैं करता हूं तभी उसके साथ वो होता है। उसका पूर्ण समर्पण मेरे साथ है, तो सबसे ज्यादा प्यार भी तो मैं उसी को करूंगा। और दोस्त, राधा चुप हो गई। दोस्त, सच यही बात है, इस बिजनेस में सारी कहानी करते हैं, लेकिन कोई एक ठीक अच्छा मेंटरशिप प्रोग्राम ले लेते हैं, एक ग्रोइंग अपलाइन है, BWW है। अगर मन से आप समर्पण करके इन सबों के कॉम्बिनेशन के साथ काम करते हैं तो आपसे बड़ा बिजनेस कोई नहीं कर सकता। BWW, आपकी अपलाइन, सब आपके लिए इतना प्यार करेगी, इतना प्यार करेगी कि आपको पता नहीं चलेगा, आपको गोद में उठाए रखेगी और आपके बिजनेस को एक दिन बहुत बड़ा करने में सहायक होगी। भुवनेश्वर और उड़ीसा इतना अच्छा राज्य है, इतना अच्छा शहर है कि मैं कह नहीं सकता। समर्पण की नगरी, सुंदर नगरी, जगन्नाथ की नगरी। इस नगरी में जो लोग हैं उनके अंदर का जो भाव है वह भी तो वही वैसा ही रहेगा जैसा और जगह रहता है। और इससे अच्छा बिजनेस और कहीं नहीं हो सकता, मैं बता सकता हूं। जितनी टॉप लीडरशिप यहां बैठी हुई है, राखाल अनमिता मोहंती, तापस पांडा, फाउंडर सैमरल, अंजू जैन है, हमारे संजय भाई जो थे, दीपक हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं पहले जानता हूं, स्वरूप इज हियर, दिलीप मिश्रा से मैं मिला हूं। टॉप लीडरशिप यहां पर है और ये टॉप लीडरशिप यहां कमिटेड है आपके साथ मिलकर काम करने के लिए। आपके इस समर्पण की नगरी में एक ही चीज कह सकता हूं कि आपसे अच्छा कोई बिजनेस नहीं करेगा। और मैं यहां से आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूं, अपनी एक नई कविता के ही माध्यम से, जो मैंने 1 जनवरी को लिखी थी अपने ग्रुप के लिए, लेकिन आपके लिए भी मैं वो यहां बोलता हूं। और वो है कि श्रेष्ठतम सोच, श्रेष्ठतम कर्म, तुम्हारी पुलकित हो मुस्कान। ईश्वर करे इस साल आपकी सोच सबसे अच्छी हो, ईश्वर करे इस साल आपका काम, एक्शंस, 4 बेसिक्स सबसे ज्यादा बढ़िया हो। ईश्वर आपके ओठों पे हमेशा मुस्कान रखें। श्रेष्ठतम सोच, श्रेष्ठतम कर्म, तुम्हारी पुलकित हो मुस्कान। सफलता चरणों को चूमे, करे यह जग तेरा गुणगान।
आप सबसे बड़ा करें, आपका सबसे बड़ा बिजनेस हो, और आप भी हमारे यहां आकर वैसे ही बोलकर आए, यू आर द बेस्ट एंड यू आर द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।